मैट्रिक्स ओलंपियाड 2022 का ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, अलवर जिले के जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, जो प्रतिभावान विद्यार्थी है, जिन्होंने मैट्रिक्स ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनको सम्मानित करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन से हम करेंगे। मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित करके हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति लेंगे और मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मैट्रिक्स एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर श्रीमान राजेंद्र बोड़क सर और विष्णु सर, कृपया आप मंच पे आए। मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की विधिवत अनुमति लें। धन्यवाद सर। मैट्रिक्स ओलंपियाड की अलवर जिले की जो प्रतिभाएं हैं, जिनके लिए ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, एक बार 5वीं से लेकर 12वीं तक के वो सारे विद्यार्थियों के लिए मैं चाहता हूं कि हम एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ओलंपियाड, इसका ब्रीफ तो आपने मैट्रिक्स ओलंपियाड के लिए जब आपने अप्लाई किया तो उस टाइम में आपने वेबसाइट पे देखा होगा। थोड़ी सी मैं इस बारे में चर्चा करता हूं, डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। मैट्रिक्स की स्थापना छोटे से गांव के 5 लोग जो अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में जब थे, इस टाइम में वो पौधा अंकुरित हुआ। आगे जाके 2014 में हमने इसकी विधिवत शुरुआत की। शुरुआत हमने मैट्रिक्स जेई एकेडमी के नाम से की थी, क्योंकि उस टाइम में हमने शुरुआत में केवल हम आईआईटी जेई की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते थे। आईआईटी में अभूतपूर्व परिणाम देने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों के सुझाव आने शुरू हुए कि 12वीं के बाद में जो एग्जाम लगता है, इसमें तो आपके परिणाम बहुत शानदार हैं। स्कूलिंग जो 10वीं से पहले 10वीं तक के जो एग्जाम्स होते थे, उनमें शेखावाटी में सूखा था और इनफैक्ट राजस्थान में भी सूखा था। कि ये सूखा खत्म, जो 10वीं क्लास तक 5वीं से लेकर 10वीं तक के जो एग्जाम्स, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए एडवांस स्टडी, नॉर्मल स्कूलिंग स्टडी के अलावा एडवांस स्टडी के लिए हमने फिर हमारे पास सुझाव आए आपके कि आप स्कूलिंग डिवीजन में आइए। स्कूलिंग डिवीजन हमने आप लोगों के सुझाव से शुरुआत किया और उसमें कैसे हमने परिणाम दिए वो डायरेक्टर सर आपको बताएंगे। स्कूलिंग डिवीजन में बहुत शानदार परफॉर्मेंस के बाद में आप लोगों के सुझाव आए कि आप स्कूल में हैं, जेई में हैं, आप नीट में भी आइए। तो आपके सुझाव, आपका आदेश हमारे सर माथे पे था, हमने नीट की भी स्थापना की, नीट की भी शुरुआत की। लेकिन इसी दरमियान हमने एक चीज देखी कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, जिस प्रकार से मैट्रिक्स के डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर्स जिस पृष्ठभूमि से आए थे, जिस पृष्ठभूमि से आते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको वो दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें अभी भी आती है कि जो हमें आई थी, तो उनकी वो दिक्कतें दूर कैसे किया जाए। उस पे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में इस मैट्रिक्स ओलंपियाड की उत्पत्ति हुई। इसका ओरिजिन हुआ कि ऐसा एक आयोजन कंडक्ट किया जाए जिसमें एक बच्चे को ना केवल अपने स्कूली स्तर पे, तहसील स्तर पे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे उसको अपने प्रतिभा का आकलन करने का अवसर मिले। उसके अलावा उसकी पूरी शैक्षणिक जो व्यवस्था है वो मुफ्त में हो। उसके साथ में वो देश विदेश की जो टॉप मोस्ट स्कूलेज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है वहां का भी वो भ्रमण कर सके, जिससे कि उसमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उसको बिना कोई पैसा खर्च किए मिले। मैट्रिक्स ओलंपियाड 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए थे। राजस्थान और स्पेशली, वैसे तो पूरे देश के बच्चे इसमें बैठे, लेकिन ज्यादा जो पार्टिसिपेशन था वो राजस्थान और हरियाणा का था। हम इसका प्रतिभा सम्मान समारोह हम चाहते तो सीकर में भी आपको बुला सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि आपको अपनों के बीच में सम्मानित करने का जो मंच प्रदान करें,
ये हमारा मानना था। और आप ये मान के चलिए कि 31 करोड़ की स्कॉलरशिप हमने ऑफर की है, जो कि आपको मैट्रिक्स में किसी भी करिकुलम में एडमिशन लेने पे मिलती है। कैश प्राइस जो आप देख पा रहे हैं 11 लाख रुपए। लेटर ऑन आपकी प्रतिभा को, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बच्चे की ज्यादा डिजर्व करते हैं, और दो स्पेशली पूरे देश के बच्चों को ये प्राइज बांट दी। इस वजह से हमने 11 लाख की जगह इस प्राइज मनी को आप लोगों के लिए 21 लाख किया है। मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स की शुरुआत से लेकर मैट्रिक्स के अभी तक की जो जर्नी रही है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया है। अब जब मैंने पृष्ठभूमि की बात की तो इस पे डिटेल जानकारी देने के लिए, उद्बोधन के लिए जिन शख्सियत को मैं बुलाना चाह रहा हूं, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। एक छोटे से गांव का लड़का, आप और हम में से बहुत सारे गांव के होंगे, जिसको नॉर्मल बीए एमए करने के बाद में नॉर्मल सरकारी नौकरी की तैयारी करने की तक की सोच जिसकी सीमित थी, उस लड़के ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और एक छोटे से गांव से निकल के आपने देश की प्रतिष्ठित संस्था से बीटेक किया। उसके बाद में बीटेक करने के बाद में आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर हो गया, पीपीओ जिसको कहते हैं। ट्रेनिंग के टाइम में ही पीपीओ आपने लिया। उसके बाद में मल्टीनेशनल कंपनीज में आपने काम किया, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी के करोड़ों का जो पैकेज था, वो एक गांव के लड़के की, गांव की जो खुशबू, अपनी जो खुशबू होती है, वो खुशबू वहां पे करोड़ों के पैकेज में नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने ये किया कि भाई जो दिक्कतें हमें हुई हमारा कैरियर बनाने में, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे छोटे भाई बहनों को वो दिक्कतें ना हो, इस सोच के साथ में आपने मैट्रिक्स की स्थापना की। आप मैट्रिक्स के डायरेक्टर हैं, मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। राजेंद्र बोडक सर आपका पूरा नाम है, लेकिन देश विदेश के, देश की जो नामी संस्थाएं, जो आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, वो आपको आरबी सर के नाम से बुलाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और हम सुनते हैं मैट्रिक्स की जर्नी। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सुतार जी। तो हमारा ये मैट्रिक्स ओलंपियाड की जो जर्नी है वो देश के कई जिलों में चल रही है, और सबसे पहले एग्जाम की जर्नी प्रारंभ हुई, और उसके बाद में हम प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए हर जिले में जाके, जैसा सुतार जी ने कहा, उनको अपनों के बीच में सम्मानित करने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो बच्चे पार्टिसिपेट, जिन बच्चों ने करा है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अच्छे परिणाम के लिए। साथ साथ उन सारे पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई का ये जो एक मेला था उसमें इंटरेस्ट लिया और बच्चों का साथ दिया, उनको एग्जाम तक ले गए, एग्जाम अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया, और उसके बाद में सभी बच्चों को यहां तक लेके आए हैं। तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ साथ हमारी मैनेजमेंट टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पहले बहुत ही अच्छे लेवल पे एग्जाम को कंडक्ट करवाया, और उसके बाद में आज एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो है उसका आयोजन किया है। तो जैसे शिक्षा का क्या महत्व है और सीकर उसमें क्या रोल अदा कर सकता है, बच्चों के लिए 9वीं से लेके 12वीं तक की पढ़ाई में क्या जरूरी चीजें हैं, उनमें मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सीकर का ही रहने वाला हूं, और सीकर से 15-20 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, और हमारे माताजी पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, और घर में वही जैसे अधिकतर किसान परिवार के होते हैं, 1-2 गाय भैंस रख ली, 2-4 बीघा में प्याज बो दिए, इस तरह का माहौल हमारे परिवार में था। लेकिन मेरे पिताजी को ये था कि बच्चे को पढ़ाएंगे हम, पढ़ाई से बहुत कुछ हो सकता है, और
उसके बाद में उन्होंने थोड़ा मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया, मेरा इंटरेस्ट डेवलप करा। उसके बाद में मैंने सीकर से पढ़ाई करी, कोटा से मैंने अपनी कोचिंग की तैयारी करी, और उसके बाद में मैंने चेन्नई से, तमिलनाडु से बीटेक किया। उसके बाद में अधिकतर हमारे जो साथी थे वो कंपनीज में, कॉरपोरेट में काम कर रहे थे, लेकिन मैंने एजुकेशन फील्ड को चुना। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने 2011-12 में 1.5 साल के लिए आपके शहर अलवर में भी काम किया है। तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र का मुझे बहुत अच्छे से समझ है, यहाँ के बच्चों की, यहाँ के पेरेंट्स की भी मुझे बहुत समझ है। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपके जो बच्चे हैं उनके लिए 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 साल ऐसे हैं जिनमें अगर बच्चा मन लगा के पढ़ लेता है, पेरेंट्स उसका पूरा ध्यान रख लेते हैं, तो उसके बाद में वो पढ़ाई उसकी बहुत जल्दी तो समाप्त हो जाएगी और बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगी। देखो क्या होता है कि 2-3 तरह की नौकरी होती हैं, 2-3 तरह के कैरियर होते हैं। एक तो ये होता है कि कोई बच्चा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अच्छी मेहनत करता है और अच्छी कॉलेज में जैसे IIT, MBBS, NIT या और भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहां पे चला गया। अगर वो बच्चा 12वीं के बाद जिन कॉलेज का मैंने नाम लिया है उनमें पहुंच गया, तो ये निश्चित है कि अगले 4 या 5 साल के बाद में उसके कैरियर की शुरुआत हो जाती है। जो बच्चे आज बीटेक करते हैं, 20-20, 21-21 साल के बच्चे हैं, वो 50-50 लाख का उनका पैकेज होता है, बहुत ही छोटी छोटी उम्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और अगर अपन 9th, 10th, 11th और 12th इन 4 साल में अगर ढिलाई कर देते हैं, उसके बाद में दूसरा रास्ता कौन सा बचता है, ये यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जानते हैं और अखबारों में भी पढ़ते हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा सके तो फिर आप क्या प्रयत्न करते हैं कि BSc करेंगे, MSc करेंगे, उसके बाद में गवर्नमेंट वैकेंसी का वेट करेंगे। गवर्नमेंट का वैकेंसीज का क्या हाल है आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं कि आए दिन पेपर लीक होते हैं, यानी कि एक तरह से जो प्रतिभा होती है उसका एक तरह से लॉस हो जाता है। तो अगर अपन को पढ़ाई से कुछ हासिल करना है, अगर अपन को पढ़ाई से कुछ हासिल करना है, तो ये 9th, 10th और उससे भी ज्यादा 11th और 12th ये 4 साल इंपॉर्टेंट है। 11th, 12th उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आज की भागदौड़ में पेरेंट्स में भी ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो बाकी कामों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। ज्यादातर बच्चों को प्राइवेट कोचिंग स्कूल्स में डाल रखा है और ये उम्मीद लगाते हैं कि सब कुछ स्कूल वाले ही गाइड कर देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अगले 3-4 साल, अगर आपका बच्चा 9वीं में है तो 3 साल, 10वीं में है तो 2 साल, यानी कि ये 3-4 साल का जो समय है वो आप लोगों को अपनी जो कुछ भी आपका जरूरी काम है उसको थोड़ा सा साइड में रख के बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है। अभी जैसे पिछले दिनों यहां पर खेडली है आपके यहां अलवर में, वहां के 3 बच्चे, गौरांग बंसल, अमित और एक उनका और कजिन, 3 बच्चे जो बड़े नॉर्मल परिवार से हैं, वो हमारे पास पिछले साल सिलेक्ट हुए थे। उनके वहां कोई पढ़ाई का ज्यादा माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी वो बच्चे यहाँ पे आए, 3 बच्चों को सफलता मिली। तो अब उस परिवार के और आसपास के कम से कम 15 बच्चे अब हमारे मैट्रिक संस्थान में पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उनमें से भी कई सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो क्या है कि अगर किसी बच्चे को सफलता मिलती है तो उसके आसपास वालों में भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन आता है, और एक बच्चा किसी गलत लाइन में चला जाता है तो उसके आसपास वाले भी निश्चित रूप से उसको देख के गलत लाइन में जा सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए बच्चों के हिसाब से ये 4 साल बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट में 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, और हम 4-5 लोगों ने मिलके एक शुरुआत करी थी। उस समय हमारे पास 300-400 बच्चे थे। और मैट्रिक्स का सिस्टम ऐसा है कि चाहे हमारा स्टडी मटेरियल हो, चाहे फैकल्टी हो,
चाहे बच्चों की काउंसलिंग सेशन हो, चाहे स्टडी मटेरियल या टेस्ट पेपर हो, इसी सारी अच्छी चीजों की वजह से हम लोग 500 बच्चों से 15,000 तक की यात्रा जो है वो कर पाए हैं। यहां से मैं बात करूं तो हर जगह से आपके जो भी आसपास के टाउन है, चाहे बानसूर और बैरोड हो, चाहे तिजारा हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे खेरतल हो या अलवर शहर हो, हर आसपास के कस्बे से हमारे यहाँ, जैसे हमारे ये साथी अभी मुझे लिस्ट दिखा रहे थे, पिछले 3 साल में 60 से 65 बच्चे ऐसे हैं जो अलवर क्षेत्र के हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मैट्रिक्स के साथ जुड़ते हो और थोड़ा सा अपने बच्चों को ध्यान, इनका जो है अगले 3-4 साल आप ध्यान देना चाहते हो, तो निश्चित रूप से हम आपके बच्चों को आगे बढ़ाने में और उनको कहीं न कहीं अच्छी जगह पहुंचाने में बहुत सहयोग कर सकते हैं। दूसरा ये बता दें कि कई बार बच्चों में टैलेंट होता है लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते 2-3-4 साल जो मैंने आपको बताए, तो उनके बाद में उनका टैलेंट है वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है, वो किसी अच्छे रास्ते पे नहीं जा पाते। और उसके बाद में क्या होता है, अगर आपने ये 3-4 साल ऐसे यूं ही गुजार दिए, अच्छे कॉलेज में आप नहीं जा पाए, IIT NIT या MBBS कहीं आप नहीं जा पाए, तो फिर आपके पास वही रास्ता बच्चा है कि तैयारी करते जाओ। और निश्चित रूप से आपके पास और मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि लड़का या लड़की की उम्र 28-28 साल 30-30 साल हो गए, वो अभी भी तैयारी के लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बच्चे, हजारों बच्चे हमारे इस एग्जाम में बैठे थे, फिर भी हमने कुछ सैकड़ों बच्चों को यहाँ पे इनवाइट किया है, तो वो बच्चे प्रतिभावान हैं, वो बहुत एक अच्छी मिट्टी है, उसको अगर आप तराशें तो उनका बहुत खूबसूरत बर्तन बना सकते हैं। तो माता पिता के लिए जरूरी होगा कि वो अगले कुछ साल इन बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे उनको पहुंचा सकते हैं। मैं आपको सीकर के बारे में बताऊं कि सीकर एक ऐसा जिला है जो ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही बरसात के पानी पर निर्भर करता है, क्योंकि खेती बाड़ी बहुत ही कमजोर है। और हमारे क्षेत्र के अधिकतर जो लोग हैं वो पहले फौज में, पुलिस में ऐसी नौकरी किया करते थे। उसके बाद में आज सीकर का नाम पूरे देश के मानचित्र पे लिया जाता है। दूसरी जो स्टेट है उनके सांसद आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वो पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन होता है कि हाँ यार ऐसा कोई एक जिला है वो निकल के आया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपको बता दूं कि 95, 96, 97 तक ये हालत थी कि खेती किसानी पे ही निर्भर होता था सब कुछ। उसके बाद में शिक्षा की एक धीरे धीरे क्रांति आई। जैसे मैं कई बार कहता हूं, 1995 में जब PMT का रिजल्ट आया था तो सीकर से मात्र 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2 बच्चे, और वो बड़ी न्यूज थी कि सीकर से बने 2 बच्चे डॉक्टर, वो बड़ी न्यूज थी। उसके बाद में कोचिंग संस्थाओं ने, स्कूल्स ने मिलकर एक ऐसा माहौल बन गया, कहीं कहीं किसी चीज का माहौल बन जाता है। जैसे आपके मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ कलाकंद आपका यहाँ पर पॉपुलर है, पूरे देश में जाना जाता है, वैसे वहां एक शिक्षा का, कोचिंगों का माहौल बन गया। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस साल, पिछले साल जब रिजल्ट आया था तो कम से कम 3,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बने। 3,000 बच्चे सीकर से डॉक्टर बने हैं और लगभग 3,000 के आसपास बच्चे IIT और NIT में गए हैं। और खास बात एक और है, जैसे सिलेक्शन तो दिल्ली से भी होते होंगे, कोटा से भी होते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन सीकर में नॉर्मल पृष्ठभूमि का जो बच्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। सीकर में रहना, वहां पे एडजस्ट होना, वो अलवर के लोगों के लिए बहुत ही सामान्य होता है। मतलब अपना सा एक अपनापन सा यहाँ पे फील होता है। तो वो जिला जहां से 1995 में 2 डॉक्टर बनने पे खबर आई थी, अब 3,000 के आसपास जो है वो बच्चे डॉक्टर बने हैं। 3,000 के आसपास जो बच्चे हैं वो IIT NIT में गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये बच्चे भी हैं, ये जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने एकेडमिकली बहुत अच्छा करके दिखाया है, इस एग्जाम में भी बहुत अच्छा किया है, और इनको अगर एक सही जगह मिल जाए तो निश्चित रूप से ये बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि सीकर से 3,000 बच्चे डॉक्टर बने, उसमें से 1,000 बच्चे तो सीकर के आसपास के, मतलब सीकर जिले के हैं। और आज ये हालत है कि चाहे कोई सा भी मेडिकल कॉलेज हो, SMS हो, बीकानेर हो,
जोधपुर हो, कहीं का भी मेडिकल कॉलेज हो या दिल्ली के मेडिकल कॉलेज हो, आईआईटी हो, हमारे सीकर के बच्चों को, सीकर हो उसके आसपास के जिले हो, एक बड़ी संख्या वहां पे मिलती है। और ऐसे बताऊं कि हमारे जिले में पूरी क्रांति आ गई है, जिला अलग ही लेवल पे चला गया है। आज हमारे ऐसे बहुत सारे, हमारे जो, जैसे मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे फौजी वगैरह हमारे यहाँ से जाते थे। तो एक ऐसा माहौल है कि जैसे ही बच्चा 11वीं में या 10वीं में आता है तो वो लोग अर्ली रिटायरमेंट लेके आ जाते हैं, अर्ली रिटायरमेंट लेके आते हैं, सीकर में 2-3 साल अपने बच्चों के साथ रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं अच्छी जगह भेज देते हैं। और उनके बाद उनका कहना होता है कि अगर बच्चा ही सफल हो गया तो उसके बाद में नौकरी 2 साल कम करो ज्यादा करो, क्या फर्क पड़ता है। और ये बात आप खुद भी सोचिए कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा सफल हो जाता है, फिर आप 58 साल में रिटायर होते हैं, 60 में होते हैं या 55 में होते हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज मैं देखूं कि हमारे हर गांव में 5-7 डॉक्टर, 5-7 आईटी, ये बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। और अब ये हो गई है कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो लगभग सब देश में, काफी सारे बच्चे विदेशों में, तो हमारे जिले को एक नया बूस्ट मिल गया है। उसके बाद में निश्चित रूप से कहीं कोई अच्छा काम होता है तो पड़ोस में भी उसका फायदा होता है। उसके बाद में झुंझुनू है, नागौर है, जयपुर का एरिया है, चूरू का एरिया है, उधर से गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर का भी कुछ एरिया, जो ज्यादा मैं इधर का एरिया, उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैट्रिक्स जो है वो आपके बच्चों का, आपके सपनों को निश्चित रूप से साकार करने में मदद करेगा। तो आप लोग अगर अपने बच्चे का कहीं सुनहरा भविष्य देख रहे हैं तो मैट्रिक्स उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो किसी भी तरह की मदद, गाइडेंस या पढ़ाई के लिए आप मैट्रिक्स जरूर विजिट करें। तो आपको और वहां की जो है बारीकियां है या मेथड है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें आप लोग जान सकते हैं। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सर के उद्बोधन के लिए। राजेंद्र बोडक सर, आरबी सर के पढ़ाए हुए बच्चे देश के कोने कोने में विभिन्न जो उत्कृष्ट, जो प्रतिष्ठित जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं आपके। वहां से पढ़ के कॉर्पोरेट्स में बहुत टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स के पोस्ट पर बैठे हैं। सिविल सर्विसेज में भी आपके विद्यार्थी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आपके हर काम में मोटिवेशन भी जरूरी है। आप मोटिवेट रहें, एनर्जेटिक रहें। कई बार आपको एनर्जी, इंटरनल मोटिवेशन मिलती है, कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है। जिन संस्थाओं में आरबी सर के पढ़ाए हुए बच्चे भेजे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वही संस्थाएं एक ऐसे व्यक्तित्व को मोटिवेट रहने के लिए इनवाइट करती है जिनके पास, जिनकी मोटिवेशन लेक्चर के लिए जिनकी टाइमिंग, जिनको जो टाइमिंग रहता है, शेड्यूल रहता है, वो 1.5-2 महीने की वेटिंग रहती है। आप भी बहुत साधारण सी पृष्ठभूमि से आते हैं, साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ। इनिशियली ग्रेजुएशन आपने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने बीकॉम करने के बाद में आपने एलएलबी किया, एलएलएम किया, आप एमबीए फाइनेंस हैं, कवि भी आप हैं और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी आप हैं। ऐसी कोई संस्थाएं नहीं है जहां पे आपका उद्बोधन मोटिवेशनल स्पीच नहीं हुआ है। एक बार जितनी तालियां हमने डायरेक्टर सर के लिए बजवाई थी, उतनी की जोरदार तालियों से उनको मैं स्वागत करना चाहूंगा। विष्णु पारीक सर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुथार जी। सुथार जी ने बहुत जोरदार परिचय दिया है और परिचय जब बड़ा हो जाता है तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज इस गुनगुनी ठंड में आप सब लोग अपना समय निकाल करके आए हैं तो आपसे 5-10 मिनट बातचीत की जाए। मैं अपनी बातचीत को प्रारंभ करूं उससे पहले यहां जितने बच्चे बैठे हैं, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, आपके जिले की, ऐसा माना जाता है कि सामान्यतः किसी जिले में यदि जनप्रतिनिधित्व का दृष्टिकोण देखा जाए, प्रशासन के दृष्टिकोण से हम डीएम को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन यदि प्रशासनिक ढांचे को अलग करके जनता के प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो हम ये मानते हैं कि जिला प्रमुख जो होते हैं वो जिले का पहला व्यक्ति या महिला हो सकते हैं। हमारे मध्य आपके अलवर जिले की उप जिला प्रमुख ललिता जी मीणा हम सबके मध्य हैं। मातृशक्ति के प्रतीक है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से मैम का अभिनंदन करें। मैडम, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप जिला प्रमुख हैं, उप जिला प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप एक बेटी हैं और वहां तक पहुंची हैं।
कुछ दिनों पहले मैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ एक प्रोग्राम में था, और मुझे याद आता कि जब मैं कॉलेज के दिनों में पढ़ता था तो वसुंधरा जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। मैं बिल्कुल छोटे से गांव से था, सीकर में पढ़ने के लिए आते थे, बस की यात्रा करते थे, बस में बैठ करके आते थे। तो मैं मेरे गांव से बस में बैठ करके सीकर आ रहा था और साइड में देखा कि एक खेत था, उस खेत में एक महिला ट्रैक्टर चला रही थी। तो बस में बैठे हुए एक आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उससे कहा, देख देख लुगाई ट्रैक्टर चला रही। मैं कन्ने बैठे एक आदमी बोले, तू ट्रैक्टर न रहा, लुगाई तो राजस्थान चला रही है। बोले आया, क्योंकि उस समय वसुंधरा जी राजस्थान चला रही थी। तो जिन बेटियों को, जिन माओं को, जिन बहनों को हमने एक लंबे समय की दास्ता के दौर के पश्चात ये स्वीकार कर लिया था कि केवल घर, चूल्हा, चौकी और किचन ही उनका स्थान होगा, ऐसे में यदि एक ललिता निकल करके, यदि एक ललिता मीणा जी निकल करके अकबर की प्रथम महिला बनती हैं, तो ये सिर्फ गर्व का विषय नहीं है, बल्कि यहां बैठी बेटियों के लिए पंख लेने का दौर भी है, सपने देखने का दौर भी है कि यदि सपने आपके थोड़े से हो, प्रयास आपके थोड़े से हो, तो सरपंच के माध्यम से उप जिला प्रमुख और भविष्य में आप विधायक भी बने, ये शुभकामनाएं भी, ये सपना भी हम लोग देख सकते हैं। हमारे मध्य जो एक दूसरे व्यक्तित्व बैठे हैं, जोड़े के साथ में आए हैं, और दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा है दोनों डॉक्टर हैं, जोड़ा अच्छा चलेगा, अच्छा निभेगा, वरना जोड़े में यदि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो काम गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर साहब और मैम हम सबके मध्य हैं, और आपकी तालियां तो इस बात से गूंजेगी कि जिनको आपने अभी सुना, राजेंद्र बुर्डक सर को आपने सुना था 2010 में, वो जब आपके अलवर में पढ़ाते थे, तो उन्हीं के शिष्य के रूप में, उन्हीं से पढ़कर के आज डॉक्टर बने हुए हमारे अतिथि के रूप में हमारे मध्य बैठे हुए हैं। इसलिए उन गुरु शिष्य की जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं अब अपनी बात की ओर आगे बढ़ता हूं कि हम सब लोग आज अलवर में हैं। आप सब जानते हैं कि अलवर का हो सकता है कि सरकारों के द्वारा भौगोलिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा विस्तार कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन अलवर एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी समय पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। थोड़ा सा इससे बाहर निकलते तो विराटनगर आता है, जिसको बैराठ भी कहते हैं। विराटनगर वो एक ऐसा स्थान था जिस विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया। एक लंबा वनवास रहा, 1 वर्ष का अज्ञातवास था, और कौरवों ने यह प्रयास किया कि उस अज्ञातवास को भंग कर दिया जाए ताकि फिर से एक बड़ा वनवास मिल जाए। और बच्चों अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि जिस अज्ञातवास के अंतिम दिन अर्जुन ने खड़े होकर के जिन लोगों से युद्ध किया, वो सारे लोग वो थे जो उसके परिवार के बड़े थे। कोई उनका दादा था, कोई गुरु था, कोई पितामह था, कोई पिता था, कोई भाई था, कोई मामा था। लेकिन अर्जुन ने अपने बाणों से पितामह भीष्म को भी विराट के जिस युद्ध में हरवा दिया, और वो सिर्फ इसलिए कि जहां धर्म की संस्थापना होने की बात हो, वहां पर यदि हमारे सम्मुख हमारे अपने भी खड़े हो तो हमें पीछे नहीं उठना है। ऐसी ही उस अध्यात्म की, ऐसी ही शौर्य की, ऐसी ही उस पराक्रम की धरती अलवर, विराटनगर और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। गगन जी, मेघा जी आए, मैं अनुरोध करूंगा आप आगे आए, आगे आकर के विराजे। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे मित्र हैं, ये भी दोनों दंपति शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। मेघा जी और गगन जी शर्मा, दोनों से अनुरोध है कि आप आकर के आगे अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अपनी बात की ओर आगे बढ़ता हूं। देखिए, आपने राजेंद्र बुर्डक सर को सुना, वो एक ऐसा जीवंत व्यक्तित्व है जो ये बता सकता है कि यदि हम प्रयास करें तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कहां पैदा हुए, महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारा कर्म कैसा रहा। राजेंद्र सर जिस परिवार में पैदा हुए, इतना सामान्य किसानी परिवार था कि संभवतः पिताजी तो अनपढ़ थे, पिताजी पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन बेटा आज एक ऐसे संस्थान को लेकर के चला रहा है जिसके आंगन में 15,000 बच्चे खेलते हैं। 15,000 बच्चों का भविष्य जिस आंगन में बन रहा है वो मैट्रिक्स हम सब लोग संचालित करते हैं। और फिर बच्चे जितने बैठे, मैं एक और आपको बता दूं कि जिस प्रांगण में आप बैठे हैं वो प्रांगण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि 7 व्यक्तित्व संसार में ऐसे हैं जो अजर अमर हैं, जिनकी आयु की कोई सीमा नहीं है। 7 लोग ऐसे हैं, और उनमें से एक व्यक्तित्व है भगवान परशुराम। हमने जब आज यहां पर पूजा अर्चन किया तो हमने भगवान परशुराम के चित्र को देखा। भगवान परशुराम के नाम से ये जो आपका पंडाल बना हुआ है, तय मान के चलिए कि संकल्प यदि ठीक होंगे तो भगवान परशुराम की भी यहां पर सूक्ष्म उपस्थिति अवश्य होगी। भगवान परशुराम जैसा शौर्य आप में आ सके, बच्चे यहां से इस आशीर्वाद के साथ जाएं, ये उद्देश्य लेकर के आज के कार्यक्रम को रखा गया है। सवाल यह खड़ा होता है कि हमारा जीवन इस समय ऐसे दौर में है जो सबसे महत्वपूर्ण दौर है। आप चाहें तो यहां से आप अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ भी बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने जीवन को नकारात्मकता की ओर भी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र के ये जो 4 वर्ष हैं अभी वाले, आपके 12th के साथ वाले, ये आपके अगले 40 साल की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। यदि इन 4 वर्षों में आपने
संकल्पबद्ध होकर के अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया, तो आप देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए भी सार्थकता प्रदान कर देंगे। और यदि ये 4 वर्ष आपने गंवा दिए तो अगले 40 वर्ष केवल संघर्ष में जीवन आपका सामना करेगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, इस जीवन को व्यवस्थित कैसे करें? तो बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता है कि शायद हम में बहुत इंटेलिजेंसी है तो हम बहुत बड़े बन जाएंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है आप में इंटेलिजेंस कितनी है, महत्वपूर्ण ये है आप में सिंसियरिटी कितनी है, आप में डिसिप्लिन कितना है। मैं एक व्यक्तित्व का नाम बताता हूं जिनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सब आप में से हर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सदी के महानायक के रूप में जिनको जाना जाता है वो अमिताभ बच्चन। आप सबने नाम सुना होगा। जब अमिताभ बच्चन के कैरियर की स्टार्टिंग हो रही थी तो शुरू की 7 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, और अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, वो मेरे कवि कुल से आते हैं, हम सब लोग उनको पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। उनके प्रभाव से अमिताभ बच्चन काम मांगने के सिलसिले में जब मुंबई जाना चाहते थे तो वो इंदिरा गांधी से एक पर्ची लिखा कर लेके गए। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने सुनील दत्त को एक पर्ची लिख करके दे दी कि एक लड़का आ रहा है, इसको काम दे देना। अमिताभ बच्चन में टैलेंट तो था लेकिन व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं था। सुनील दत्त के नरगिस के पास में गए तो सुनील दत्त ने ऊपर से नीचे तक देखा, और देखने के बाद में अपने मन ही मन में बोलते, बोले जिराफ की टांगों जैसा आदमी है और ये फिल्म स्टार बनने आ गया, कौन इसको फिल्म स्टार बनाएगा। फिर भी छोटा सा एक काम उन्होंने एक फिल्म में उनको दिलवा दिया। 7 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। उसके बाद में उनकी फिल्में जब हिट होने लगी तो आजकल के जो दौर के नायक कहते हैं कि हमारी फिल्में हिट हैं, उनको समझना चाहिए कि अमिताभ बच्चन का ऑरा क्या था। 63 फिल्मों में से 60 फिल्में ब्लॉकबस्टर थी, लगातार हिट हुए। काम छोड़ा, राजनीति में गए, अपनी दिशा छोड़ दी, और फिर धीरे धीरे 1994 का एक ऐसा दौर आया जब उनकी कंपनी ABCL दिवालिया हो गई। उसने एक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता करवाई, वो फेल हो गई। अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए, और दिवालिया होकर के ये स्थिति आ गई थी कि जितना घर थे, गाड़ियां थी, वो लगभग सब बिकने की कगार पर थी। लोगों ने कहा कि आप एक काम करिए, अपने आप को जाकर के कोर्ट से दिवालिया घोषित करवा दीजिए, बच जाएंगे। जितने बच्चे बैठे हैं, मैं इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अमिताभ बच्चन को उनके एक अच्छे दोस्त रहे, अभी तो वो है नहीं, चले गए, समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे। उन्होंने कहा कि आप जाओ कोर्ट से अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लो, बच जाओगे। अमिताभ बच्चन का जवाब था कि मैं दिवालिया घोषित हो सकता हूं, लेकिन यदि मैंने मेरे परिवार पे दिवालिया होने का धब्बा लगा दिया तो हरिवंश राय बच्चन की परंपरा का क्या होगा। इसलिए मैं दिवालिया तो घोषित नहीं करवाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा कि जिससे रुपया लिया उसको दूं। और कल्पना करो, जिसको सदी का महानायक कहा जाता है, उसके घर पे खड़ी करने के लिए गाड़ियां नहीं थी। अपने दोस्तों को कहते थे कि गाड़ी ला करके खड़ी करो, पैसा लेकर के अपने घर पे कलर करवाते थे ताकि लोगों को लगे कि हां सब कुछ ठीक हो जाए। जो लोग आज ये समझते हैं कि एक दिन का 1 करोड़ रुपए लेने वाले अमिताभ बच्चन, 2001 की जो पहली जनवरी थी, 1 जनवरी 2001 जब आने वाला था, हम सब लोग एक नई सदी की ओर देख रहे थे। हम सब लोग कोशिश कर रहे थे कि नई सदी में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोग उठ करके सूर्य देख रहे थे। उस दिन का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन ने लिखा था, अपनी वॉल पे भी लिखा था। उन्होंने लिखा कि जब पूरी दुनिया नई सदी का नया उजाला, नया सूर्य देख रही है, ये मेरे जीवन का सबसे घोर कठोरतम अंधकार का समय है। मेरे चारों तरफ केवल अंधेरा है, देखने के लिए कुछ नहीं दिख रहा। मैं नहीं जानता ये नई सदी कैसी होगी, लेकिन मुझे एक काम आता है और वो है मेरा काम ईमानदारी से करना। मैं कोशिश करूंगा शायद ये अंधेरा दूर हो जाए। अमिताभ बच्चन निकल करके अपने दोस्त हैं यश चोपड़ा, उनके पास जाते हैं। क्योंकि बच्चे आजकल की फिल्में देखते हैं, आप सब जानते होंगे। यश चोपड़ा से कहा मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो। यश चोपड़ा ने कहा मेरे पास इस समय कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरा लड़का है, वो एक फिल्म बना रहा है, आपके लायक कोई काम हो तो आप चले जाएं उसमें। वो आदित्य चोपड़ा के पास जाते हैं। आदित्य चोपड़ा उस समय एक फिल्म बना रहे थे, मोहब्बतें, सबने देखी होगी शायद। मोहब्बतें फिल्म बना रहे थे। अमिताभ बच्चन जाकर के उनसे कहते हैं कि मुझे काम चाहिए। आदित्य चोपड़ा को यह तो पता था कि ये काम का तो मजबूत आदमी, लेकिन मैं क्या काम दूं। तो उसमें जो एक प्रिंसिपल का रोल है, जिसमें अमिताभ बच्चन की बढ़ी हुई दाढ़ी है, आप सबने देखा होगा, वो रोल उनको दिया गया। उसमें उनके अपने जीवन की जितनी व्यथा थी, जितनी तकलीफें थी, वो सारा क्रोध उन्होंने उस मूवी के उस कैरेक्टर में डाला। और हम सब जानते हैं कि 103 मिलियन की लागत से बनने वाली फिल्म मोहब्बतें का जो टर्नओवर था वो $900 बिलियन था। 900 बिलियन रुपए उस फिल्म ने कमाए। वहां से अमिताभ बच्चन सेट होते और उसके बाद में आया कौन बनेगा करोड़पति। और दोस्तों अब आप आराम से इस बात की ताली बजा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के बाद में दुनिया के महानायक का दर्जा अर्जित किया।
मैं एक व्यक्ति से मिला हूं, जयपुर का एक व्यक्ति है, अमिताभ बच्चन के 726 रुपए मांगता था। अमिताभ बच्चन ने उसको 726 रुपए भी वापस भिजवाए। उससे वो चेक बैंक में नहीं लगाया, उसको उसने फ्रेम करा के घर में लगा लिया कि अमिताभ बच्चन का दिया हुआ चेक है, उसको फ्रेम करा के रखूंगा। इस पूरी कहानी से आपको क्या देखने को मिला कि जिसकी टांगे जिराफ के जैसी थी, जिसका व्यक्तित्व बढ़िया नहीं था, जिसने पूरी ऊंचाई देखी लेकिन अपने काम से हल्का सा भटका और भटकती दिवालिया होने की कगार पर आया, फिर से अपने काम को लेकर के खड़ा हुआ और आज 70 वर्ष के लोगों को जहां खड़े होने में असुविधा होती है, वहां 70 वर्ष से अधिक उम्र पा चुके, लगभग अब तो 80 के आसपास अमिताभ बच्चन हैं, वहां पर उनके लिए फिल्में लिखी जाती है, उनके लिए स्टोरीज लिखी जाती हैं। इस बात को प्रमाणित करता है कि आपकी वैल्यू यदि है तो वो केवल काम से है, काम के अलावा आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको ये लग सकता है कि हमारी इंटेलिजेंस है, उसकी वजह से जिंदगी भर आपको अच्छा और स्थायी बने रहने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा, आपको लगातार जूझना पड़ेगा, आप कहीं रुक नहीं सकते हैं। और मैं एक छोटी सी और स्टोरी आपको बताता हूं, शायद यहां बैठे हुए बच्चों को ये समझ में आए कि इंटेलिजेंस ही सब कुछ काम नहीं करती है। दो लोग हैं जिनका नाम आपने पक्का सुना होगा। एक तो है सचिन तेंदुलकर। किस किसने नाम सुना? हाथ खड़ा करेंगे, लगभग पूरा सदन जानता है। हाथ नीचा करिए। एक नाम और है, विनोद कांबली। कितने लोग जानते हैं? लगभग 5% हाथ खड़े हुए विनोद कांबली के। मैम बैठी है, डॉक्टर साहब बैठे हैं। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में पले बढ़े, एक ही गुरु थे उनके, गुरु आचरेकर। दोनों को ट्रेनिंग दी गई, दोनों ने अपने स्कूली दिनों में क्रिकेट खेला और पहली बार एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड टेस्ट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप का जिनके नाम है वो विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर है। दोनों का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ। गुरु आचरेकर का स्टेटमेंट था कि विनोद कांबली सचिन से 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है, 10 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट देन सचिन। लोगों को लगा कि अब तो भारत को एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मिल गया विनोद कांबली, और उसने उसको साबित भी किया। विनोद कांबली के पहले 3 टेस्ट में 3 शतक हैं। वनडे में जिस दिन उनका जन्मदिन था, दोस्तों को कहकर के जाते हैं कि मैं खेलने जा रहा हूं और मैं शतक मार करके वापस आऊंगा। अपने जन्मदिन के दिन वनडे में शतक मारता हुआ आदमी। लेकिन वो विनोद कांबली कुछ दिनों के बाद में फैशन में, बाकी सब चीजों में उलझन में उलझ गया, अपना मार्ग भटक गया। और आज विनोद कांबली की स्थिति यह थी कि कुछ दिनों पहले, 1-1.5 महीने पहले उनका एक स्टेटमेंट पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि मुझे काम चाहिए क्योंकि मेरे पास बीसीसीआई से मिलने वाली 30,000 की पेंशन के अलावा इनकम का कोई रास्ता नहीं है। आज विनोद कांबली को कोई नहीं जानता है। लेकिन दूसरा लड़का सचिन, आपकी तरह का छोटा सा लड़का, 16 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ उतरता है। इमरान खान की एक बहुत तेज बॉल आती है, सीधी आकर के नाक पे लगती है, नाक टूट जाता है, खून बहता है। लेकिन वो कहता है कि मैं खेलूंगा, और वहां से खेलना शुरू करता है और अपना पहला शतक मारने के लिए 79 मैचेस का इंतजार करता है। लगभग 80 मैच तक शतक नहीं मार पाया, और उसके बाद में जब शतक मारने लगा तो दुनिया का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी बना जिसने इंटरनेशनल में 100 शतक मारे। शतकों का शतक उस आदमी ने पूरा किया और आज भारत में क्रिकेट का भगवान माना जाता है। आज यदि आप क्रिकेट को धर्म कहते हैं तो उसका भगवान सचिन है, और उसका कारण क्या है? इंटेलिजेंस ही नहीं है, कंसिस्टेंसी है, अनुशासन है, लगातार काम करना है। महत्वपूर्ण देखिए, इंटेलिजेंट तो कर्ण भी था। जिस विराट युद्ध की मैं बात करता हूं उसमें इंटेलिजेंट तो कर्ण बहुत ज्यादा था, लेकिन वो कहां खड़ा था, किसके साथ में खड़ा था? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आपके परसेंटेज कितने आते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने जीवन की दिशा को कैसा रखते हैं। भले धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। और आपने अपनी रफ्तार बहुत तेज करी, लेकिन सिंसियरिटी नहीं रही, डिसिप्लिन नहीं रहा, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या जितने बच्चे बैठे हैं, आप में से बहुत बार पेरेंट्स महसूस करेंगे, मैं अगली बात पेरेंट्स के लिए बोलने जा रहा हूं, बहुत बार आप देखते हैं कि आपका बच्चा तनाव में है। वो तनाव में क्यों है? वो तनाव में इसलिए है कि उसने सपना बहुत बड़ा देख लिया, क्षमता उतनी है नहीं। आज हो सकता है कि मैडम तो राजनीति के क्षेत्र में है, इसलिए ये सपना देख ले कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो समझ में आता है। लेकिन मैं राजनीति में नहीं हूं और मैं सपना देख लूं कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाऊं, देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये सपना तो देख सकता हूं, बन नहीं सकता, क्योंकि बनने के लिए मुझे उस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, मेरे में उतनी क्षमता चाहिएगी। मैं राजनीति में हूं नहीं, मेरे में राजनीति की क्षमताएं नहीं, और मैं सपना देख रहा हूं देश का प्रधानमंत्री बनने का, मेरे में कुंठा आएगी, मेरे में तनाव आएगा। आपकी क्षमताओं में और आपके सपनों में जब अंतर होता है तो तनाव वहां से पैदा होता है। और आज के बच्चों को और आज के पेरेंट्स का तनाव यही है। देखिए, आपकी जिंदगी का पेपर अलग है, मेरी जिंदगी का पेपर अलग है।
मैं आपके पेपर को देख करके मेरी जिंदगी का पेपर सॉल्व करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में लगभग 4 अरब लोग हैं और एक भी व्यक्ति दूसरे से मैच नहीं करता। आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, आपकी आंखों का रेटिना है, वो कभी किसी का मैच नहीं करता एक दूसरे के साथ में। इसका मतलब आप अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं जो दुनिया में सबसे अलग है। स्वयं की पहचान करके फिर अपनी क्षमताओं के साथ में आगे बढ़ना, यही आपके सफल होने की कहानी होगी। और बहुत बार हमने देखा है सफल लोगों को आत्महत्याएं करते हुए, सफल लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए, क्योंकि वो सफल तो हो गए लेकिन सफलता की परिभाषा तय नहीं कर पाए। सुशांत सिंह राजपूत, सामान्य बिहार का, आपके और मेरे जैसे परिवार से निकला हुआ लड़का, बिल्कुल सामान्य लड़का, मुंबई आता है, अच्छा काम करता है, अच्छा फेमस होता है, और एक दिन इस तनाव में आत्महत्या कर लेता कि आगे फिल्में नहीं है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, उस दिन उसकी नेट वर्थ थी 60 करोड़ रुपए। सामान्य गांव से निकले हुए लड़के के पास में 60 करोड़ रुपए थे, फिर भी इस तनाव में आ गया कि आगे क्या होगा। आगे किसी ने नहीं देखा है, भविष्य किसी ने नहीं देखा है। देखिए, न हमारे हाथ में हमारी डेथ है, न हमारे हाथ में हमारा बर्थ है। जन्म कहां लेंगे ये ईश्वर तय करता है, मृत्यु कब होगी, किस दिन होगी, यह भी ईश्वर तय करता है। हमारे हाथ में उसके बीच में बचने वाली चॉइसेस, हमारे हाथ में उसके बीच में बचने वाला जीवन, उसमें हम निर्णय कैसे लेते हैं। आप सकारात्मक हैं, सकारात्मक जीवन जीते हैं, अपने परिवार की पृष्ठभूमि, अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करते हैं, तो आप में से राम निकलते हैं, बुद्ध निकलते हैं, कृष्ण निकलते हैं, भागीरथ निकलते हैं, आप में से अर्जुन निकलते हैं, आप में से कृष्ण आते हैं। और यदि आपकी दिशा नकारात्मक हो जाती है तो हम में से रावण निकलते हैं, कंस निकलते हैं, शिशुपाल निकलते हैं, न जाने कितने विभत्स चेहरे निकलते हैं। तो यहां बैठे हुए बच्चों को यह समझना पड़ेगा कि हम सब, आज मैट्रिक्स ओलंपियाड यहां पर आया है। आप बताइए मैट्रिक्स ओलंपियाड क्या है? आप कल्पना करिए, हम ट्रक भर के सामान लेकर के आते हैं। आपने भी एक वीडियो चल रहा था, लेफ्ट साइड में आपने वीडियो देखा कि मैट्रिक्स ओलंपियाड के जो पिछले वर्ष के विनर्स थे, उनका सिंगापुर विजिट हुआ। उस सिंगापुर विजिट में मैं साथ था उन बच्चों के, सिंगापुर लेकर के गए थे हम बच्चों को, और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सोचिए, हम उनको सिंगापुर इसलिए नहीं लेकर के गए कि उनको विदेश घुमा करके ले आए, निश्चित रूप से वो विदेश घूमे, लेकिन हम सिंगापुर क्यों घुमा करके लाए? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक पहला प्रयास जब मैट्रिक्स ने किया, 300 बच्चों से जब हमने अपनी यात्रा शुरू की, तो आप सबका आशीर्वाद था, पीठ पर आपका हाथ था। 300 बच्चों से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया, और मुझे गर्व है, और मैं इसमें आपसे मांग करके तालियां लूंगा कि आज हमारे आंगन में 15,000 बच्चे खेलते हैं, और वो आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। अब हमें पता है कि आपने हमें बहुत कुछ दे दिया, तो कुछ लौटाने का समय भी होता है। इंसान को लौटाना चाहिए। मैनेजमेंट का एक रूल कहता है आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ लेते हो ना वो देना चाहिए। आपने पता कभी किसी दुकान को देखा होगा, कभी किसी की दुकान खुलती है, मेडिकल स्टोर भी खुलता है, तो और भी कुछ नहीं तो विक्स खरीद के ले आते हैं। हम कहते हैं पहली बार दुकान खुली है, हमारा सहयोग होना चाहिए। जीवन में जो व्यक्ति पहला काम करता है, किसी का मान लीजिए गृह प्रवेश होता है, तो हम सब जाते हैं तो कोई भगवान कृष्ण की फोटो देते हैं, कुछ गुलदस्ता देकर के आते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। हमने जब मैट्रिक्स प्रारंभ किया तो आपने हमारा बड़ा उत्साह बढ़ाया, हम लोगों को बड़ा खड़ा होने की मजबूती दी। लेकिन आज जब हम खड़े हो गए तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम वापस लौटाएं। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि इस किट को लेकर के आप ये देख सकते हैं कि सर ये तो 500-700 रुपए का सामान होगा, हो सकता है कैश प्राइजेज में किसी को 5,000, 3,100-2,100 रुपए मिल गए। सर ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अमाउंट बड़ा नहीं होता है, एक बच्चे को उसके बचपन में मिलने वाला छोटा सा इनाम भी उसको बहुत बड़ा बना देता है। मैं जिस गांव से आता हूं, हमारे गांव की जनसंख्या 400 है आज भी। 5वीं तक सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े, फिर 8वीं तक भी सरकारी स्कूल में पढ़े। मुझे पहली बार 6ठी क्लास में जब आया, ABCD हमारी 5वीं से शुरू हुई, तो मुझे भार्गव की डिक्शनरी मिली थी। मुझे याद आता है भार्गव की छोटी सी डिक्शनरी आती थी, वो मुझे मिली, और उसका इतना उत्साह हो गया कि मैंने उस पूरी डिक्शनरी को याद कर दिया। भार्गव की डिक्शनरी में उस समय जितने स्पेलिंग्स थे वो सारे मैंने रट डाले, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा इनाम था। यहां जो बच्चे आकर के खड़े हो रहे हैं, उनको हम जो यहां पर अवार्ड दे रहे हैं, ये अवार्ड उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से उसको जीता है। आपके पास धन हो सकता है, आपके पास पैसे हो सकते हैं, आप अपने बच्चे को विदेश घुमा सकते हैं, हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए कोई बच्चा अपने दम पर सिंगापुर जाए, अपने दम पर पेरिस जाए, अपने दम पर लंदन जाए, और वहां देख करके आए कि देश कैसे बनते हैं, तो उसको जो हम तैयार करते हैं वही हमारा लक्ष्य है। और सिंगापुर जब हम लौट करके आए तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारे से लगभग हम 1947 में आजाद हुए, सिंगापुर 1968 में आजाद हुआ। 55 लाख की जनसंख्या है, केवल मछली पकड़ते थे उस देश में। आज भी मैम एक फैक्ट्री नहीं है, एक बटन खुद का नहीं बनाते, वो पीने का पानी भी नहीं है अपने पास, वो भी निर्यात करते हैं, मलेशिया से आयात करते हैं।
लेकिन दुनिया की दूसरी नंबर की बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी है सिंगापुर। हर आदमी सपना देखता है कि वो सिंगापुर में जाए। तो हमने बच्चों को दिखाया कि सिंगापुर कैसे बनता है, और वहां जाकर के बच्चों ने वापस लौट करके आए तो बड़े मैच्योर होकर के आए। हर आदमी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, हर आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है। आपके जेब में से टॉफी का रैपर निकल करके गिर गया तो 30,000 रुपए की पेनल्टी है, और दोबारा डाल दिया तो फिर आपको झाड़ू निकालनी पड़ेगी 6 महीने तक देश की सड़कों पर। देश बड़ा सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि हमने एकाकी सफलताएं कितनी पाई। एक मल्लाह का बेटा खड़ा होकर के और अपनी जुल्फों को झटका दे मारता है तो अब्दुल कलाम बन जाता है, लेकिन कितने अब्दुल कलाम पैदा हो पाए। एक सामान्य टीचर का लड़का 8-8 घंटे की प्रैक्टिस करके सचिन तेंदुलकर बन जाता है, कितने सचिन बना पाए आप। एकाकी सफलताएं बहुत पाई हैं आपने। राजनीति को एक तरफ रख दीजिए, लेकिन मैं मानता हूं कि सामान्य परिवार में पैदा हुआ एक आदमी 16-17 वर्ष की उम्र में बाहर निकल जाता है, एक भिक्षुक का सा जीवन जीता, वो आज देश का प्रधानमंत्री भी बनके बैठा हुआ है। एक व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बात है, लेकिन कितने नरेंद्र मोदी बना पाए आप। प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ एक दौड़ में धकेल देते हैं, उसकी वास्तविक क्षमताओं की ओर आगे नहीं बढ़ने देते। तो यहां जो बैठे हुए पेरेंट्स हैं वो इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय आपके बच्चे वो अनगढ़ मिट्टी की तरह हैं, किन हाथों में उनको सौंप रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। इस समय आपकी भूमिका भी बड़ी है। आप याद रखिए कि बच्चे आपके माध्यम से संसार में हैं, आपके द्वारा नहीं है। इनको संसार में आने का माध्यम तो माता पिता बने हो, लेकिन ये सोच लो कि ये बच्चे हमारे लिए और हम जैसे चाहेंगे वैसे ही करेंगे, ये भूल कर रहे हैं। हर बच्चा अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसको फलने दीजिए, फूलने दीजिए, और उनको उन हाथों में दीजिए जो हाथ उसको संभाल सके। हम ये दावा कभी नहीं करेंगे कि हम आपको दुनिया की बेहतरीन सुविधाएं देंगे, लेकिन हम ये दावा अवश्य करेंगे कि आपके बच्चे के जीवन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो हम करने का प्रयास करेंगे। यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से, यदि एजुकेशन के दृष्टिकोण से, यदि मोटिवेशन के एंगल से, उस बच्चे के संस्कार के एंगल से, उसको आगे बढ़ने के एंगल से, उसको माहौल के एंगल से सब कुछ मान करके चलेगी, हम वो बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए आज अलवर आकर के आपसे वार्तालाप करने का कारण यह है, हम ये एहसास आपको दिला सके कि आपके बच्चे ने जिस मैट्रिक्स ओलंपियाड में भाग लेकर के अपने आप को थोड़ा भी प्रमाणित किया है, हम उसके उस शौर्य का, उसकी उस प्रतिभा का सम्मान करते हैं, और वो सम्मान आपके घर में आकर के कर रहे हैं ताकि उस बच्चे को यहां से एक जीवन की दिशा मिल सके, आगे बढ़ने का मार्ग मिल सके। इसमें आपका और हमारा साझा प्रयास होगा, अकेले से काम हो नहीं सकता। हम अपना प्रयास करते हैं। मैट्रिक्स ओलंपियाड, सीकर सर ने जैसे बताया कि इस समय शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी जगह है। कई लोग ये भी कह सकते हैं, कई लोग बोल सकते हैं कि भाई आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका प्रचार कर रहे हैं, आप हो सकता है अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। मैं भी स्पष्ट कह रहा हूं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन प्रचार शिक्षा का कर रहे हैं। हम प्रचार शराब के ठेकों का तो नहीं कर रहे। काम तो वो भी हो सकता था, उसको भी किया जा सकता था। और उसके साथ में जिन लोगों से हमारी पृष्ठभूमि कैसी रही है, इस मैट्रिक्स को बनाने वाले जो लोग थे वो ऐसे सामान्य घरों से निकले जिनके घर में कच्ची मिट्टी के चूल्हे रहे हैं, और वहां से आज विदेश तक की बड़ी यात्रा और इतना बड़ा संस्थान हमने बनाया है। तो हम जानते हैं कि एक गांव से निकले बच्चे के पेरेंट्स की पीड़ा क्या होती है, उनके सपनों का मोल क्या होता है। हम आपके बच्चे को हो सकता है डॉक्टर इंजीनियर तो ना बना पाए, लेकिन इतना जरूर बना देंगे कि वो आत्महत्या कम से कम नहीं करेगा, और इतना भी बना देंगे कि यदि डॉक्टर बन गया और विदेश में भी जाके बस गया तो वापस ऐसा नहीं होगा कि अपनी मां को फोन करके पूछे तो पता चले कि मां का 2 साल पहले ही देहांत हो गया और वो किसी फ्लैट में सड़ रही है। ऐसा भी बच्चा हम नहीं बनाएंगे। हम आपके बच्चे को एक इंसान के रूप में मजबूत बनाएंगे। उसकी क्षमताएं हैं तो वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, IIT में भी जाएगा, CA भी बन सकता है, MBA भी कर सकता है। स्कूल में भी हमारा प्रयास यही है कि जिस बच्चे की जो क्षमता है उस बच्चे को उस क्षमता के अनुसार तैयार किया जाए। हर बच्चा अपने आप में व्यक्तित्व अलग लेकर के पैदा हुआ है, उसको उस व्यक्तित्व के अनुसार ढाला जाए। हम उसमें प्रतिस्पर्धा तो पैदा करेंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा से आने वाले तनाव को पैदा नहीं होने देंगे। यह हम आपको विश्वास दिला सकते हैं, और इसी विश्वास के लिए हम सब लोग यहां पर पहुंचे हैं। मैं जानता हूं कि बात करने के लिए बहुत सारा समय हो सकता है और लंबे समय तक आपसे बहुत सारे विषयों पर बात करने का मन भी करता है, लेकिन अपनी समय की सीमाएं हैं। आप सब लोगों को बड़े सुदूर क्षेत्रों में जाना है, बड़ी ठंड है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम की ओर लेकर के जाता हूं इस आश्वासन के साथ में कि जब कभी शेखावाटी में आए तो एक बार मैट्रिक्स जरूर आकर के जाएं। शेखावाटी धरती भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां सबसे ज्यादा माएं बैठी हैं। हमारी इस पूरी संस्कृति में देने का भाव रहा है। महर्षि दधीची से हड्डियों का दान मांगा, उन्होंने दे दिया। महाराणा प्रताप की जब चेतक की टापे हल्की पड़ने लगी, धन की कमी आई, भामाशाहों ने अपने खजाने खोल दिए, तिजोरियां खोल दी, धन का दान कर दिया। लेकिन दोस्तों, मुझे गर्व इस बात का कि जिस शेखावाटी की धरती पर हम मैट्रिक्स चलाते हैं
वहां की माएं ऐसी हैं कि जब जब राष्ट्र के लिए आवश्यकता होती है अपनी कोख की नाल तोड़ती है और अपने बेटे मातृभूमि के लिए बलिदान कर देती है। उन माओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, आप उन शहीदों के लिए बजाइए। इसलिए उस शेखावाटी की महत्वपूर्ण धरती पर मैट्रिक्स सिर्फ इसी कारण से हम चलाते हैं। निश्चित रूप से हमें भी आजीविका चाहिए होती है, वो हमारा काम है, लेकिन आपके बेटे को एक श्रेष्ठ इंसान बनकर के भारत को सौंप सके, एक श्रेष्ठ इंसान बना सके, अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ने वाला मजबूत इंसान बना सके, अंधेरों को दूर करने वाली रोशनी बना सके, ये हमारा प्रयास है। इस प्रयास की एक छोटी सी आहुति के रूप में मैट्रिक्स ओलंपियाड आपके बीच में लेकर के आए हैं। आपके बच्चों ने परीक्षा दी, जिन लोग बच्चों ने आज यहां पर इनाम जीते हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चे सम्मिलित थे, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इनाम जीते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूं कि चिंता मत करना। हो सकता है कि आज आपको लग रहा हो कि शायद सफलता उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सफलता कभी एक दौर तय नहीं करता। सफलता हमारे जीवन की अंतिम यात्रा पर जिस दिन जाएंगे उस दिन तय होगा कि हम कितने सफल हुए या कितने असफल हुए। हो सकता है कि हम भी किसी समय अमिताभ बच्चन बने, दिवाले भी बने और फिर से सदी के महानायक बने। ये यात्राएं जीवन के उतार चढ़ाव के साथ यूं ही चलती है। बस इस यात्रा में अपना हौसला बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और इतना ध्यान रखें कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके खूबसूरत मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच के लिए एक बार तहे दिल से सर के लिए तालियां हो जाए। अगर आप सब मोटिवेटेड हैं तो जैसे डायरेक्टर सर के स्पीच में समरी थी, वैसे विष्णु सर के उद्बोधन में से भी मैंने एक समरी आपके साथ में साझा कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि एक ही बात का ध्यान रखें कि आपकी जो सीमाएं हैं, विद्यार्थी और अभिभावक और विद्यार्थी दोनों अपनी सीमाओं में रह के काम करें। जो बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है उसी क्षेत्र की ओर उसको आगे बढ़ाएं, उसकी क्षमताओं का आकलन करें, उसकी जो रुचि है, रुचि के रुझान को भांपे, उसके बाद में आप उससे ताल मिला के चलें। मैट्रिक्स परिवार आपके साथ है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, मैट्रिक्स 2 कदम बढ़ाएगा आपकी तरफ। इसी बीच मैट्रिक्स परिवार ने इस फंक्शन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए अलवर के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया था और हमें खुशी है कि अपना बेशकीमती वक्त निकाल के वो हमारे बीच में पधारे हैं। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है, उसी परंपरा के तहत हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे पुनः बुलाना चाहूंगा राजेंद्र बोड़क से डायरेक्टर मैट्रिक्स और विष्णु सर कृपया मंच पे आए और सम्मान समारोह की कड़ी में सबसे पहले आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बीच में अलवर उप जिला प्रमुख ललिता जी मीणा मैडम मौजूद है। ललिता जी मैडम प्लीज मैम आप मंच पे आए। मैट्रिक्स का सौभाग्य है कि हमें सम्मानित करने का अवसर मिला। तालियां आपकी जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद उप जिला प्रमुख मैडम का। मैम नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर सोनू गुप्ता सर को। डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी भी हमारे बीच में मौजूद है, जो ताल से ताल मिला के उनके साथ में चल रही है, उनका जीवन रथ। मैम प्लीज आप भी मंच पे आए। जोरदार तालियां सुरभि गुप्ता मैम के लिए, डॉक्टर सुरभि गुप्ता। और डॉक्टर साहब ने पढ़ाई अपनी जो करी है, प्रिपरेशन पूरी सीकर से ही की है। विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमारे बीच में गगन जी शर्मा सर भी मौजूद है। जोरदार तालियां गगन जी शर्मा सर के लिए।
शर्मा सर के धर्मपत्नी श्रीमती मेगा जी शर्मा भी हमारे बीच में उपस्थित है। मेगा मैम प्लीज आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैट्रिक्स परिवार के इस मैट्रिक्स ओलंपियाड के प्रतिभा सम्मान समारोह में। मैट्रिक्स परिवार के लिए बहुत ही सम्मान की और गौरव के पल हैं कि हमें आपको सम्मानित करने का अवसर आपने प्रदान किया है। जैसा कि डायरेक्टर सर ने अपने उद्बोधन में बताया था कि अलवर जिले से बहुत सारे आईआईटी एनआईटी में हमारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं, हमारे यहां से सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं की वजह से नहीं आ पाए हैं। उसी दरमियान कुछ विद्यार्थी अभी हमारे बीच में आए हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा पूर्व, ये हमारी बिटिया है डॉक्टर ऑफ राजेंद्र जी मीणा, आईआईटी कानपुर में ये है। आपकी मदर हमारे बीच में पधारी है, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत इनका करें। आईआईटी कानपुर में अभी हमारी एक बिटिया पढ़ रही है, पूर्वा। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। पूर्वा आईआईटी कानपुर में अभी अध्ययनरत है। दोनों बच्चे ने इस सम्मान के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जोरदार तालियां एक बार। देखिए महत्वपूर्ण ये होता है जब हमारे बच्चों की वजह से हमारे कंधे पर ये जो शॉल आता है, ये शॉल नहीं होता है, ऐसा लगता है कि पूरा आसमां आकर के कंधे पर बैठ गया है। क्योंकि बच्चे की वजह से जब माता पिता को सम्मान मिलता है, दुनिया में दो ही लोग हैं जो आपकी सफलता पर आपसे ज्यादा खुश होंगे। सबसे पहले हैं आपको जन्म देने वाले माता पिता और दूसरा आपको पढ़ाने वाले गुरु। ये दो लोग ऐसे होते हैं कि सदैव आपकी लंबी रेखा से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसलिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, इनको ये एहसास कराइए कि इनकी बच्ची ने इनको सौभाग्य दिलवाया है। शशिकांत हमारा विद्यार्थी है, सन ऑफ श्रीमान रामेश्वर जी। आप अभी हमारा ये विद्यार्थी एनआईटी पांडिचेरी में अध्ययनरत है। कृपया जोरदार तालियां सर के लिए। अमन सनोप श्रीमान अनिल कुमार जी। अमन अभी आईआईटी रोपड़ में अध्ययनरत है। अमन प्लीज। अमन अभी आईआईटी रोपड़ में पढ़ रहे हैं, जोरदार तालियां अमन के लिए। बाकी ये दोनों बच्चे भी पेरेंट्स को लेने गए थे कि रामदास और ये बेटा मैंने वो दो शब्द बोल रहा था। कौन सी मैडम? देखिए अमन ऐसा बच्चा है, इसने हमारे पास 2015 के बैच में ये निकला था, 17 के बैच में। 17 के बाद में इसने अभी अपना 12वीं पास कर लिया, उसके बाद में ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट कर लिया और अभी जॉब कर रहे हो आप बैंगलोर में। कितने रुपए मिल जाते हैं? 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपए इस बच्चे को मिलते हैं। साहब आपने में से बोला परिवार तो ध्यान का है कि 25 लाख जब बेड़ा दिखा दो समझ में करा गया रुपया को तरह को 25 लाख रुपए इस उम्र में बहुत है और अभी इसकी शुरुआत है। ये 25 लाख कब 2.5 करोड़ में परिवर्तित होंगे पता भी नहीं है और ये सिर्फ संभव बन पाया सही समय पर किए गए सही प्रयास से, शिक्षा से। इसलिए बाकी बच्चे इस बात को देखें कि यदि आप अमन की तरह सही समय पर सही प्रयास करेंगे तो प्रारंभ 25 लाख से होगा, 2.5 करोड़ तक भी पहुंचेगा। सर ने पढ़ाया भी इसको, मैं चाहूंगा अमन कुछ बोले इस बात पर। मैं बस यही कहूंगा कि पढ़ना तो आपको सबको लोग सिखा देते हैं, पर पढ़ना कैसे है उसको, मतलब जो आपको सिखाया जा रहा है उसको आपको कैसे अपने स्तर पे पढ़ना है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। चलो अमन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी पापा खुश है एकदम? चलो बहुत अच्छी बात। लो अमन एक सर के साथ एक फोटो प्रॉपर। इधर अमन, अमन इधर है एक बार। बच्चा है अभी, चलिए एक फोटो इसके साथ में अच्छा सा होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज यहाँ सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। अलवर में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट अब खुलने जा रहा है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर बने, आईआईटी इंजीनियर बने। सबको बाद में देना तो अपन को इस देश को ही है जो सब देना है। हम यहाँ पे पले बड़े और हम इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर पाए, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। इंस्टीट्यूट ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें मोल्ड किया जाता है
जैसे घड़े बनाए जाते हैं ना, तो एक अच्छे कुम्हार से घड़े बनते हैं, हमें ऐसे मोल्ड किया जाता है यहाँ पे। कभी मैं भी तुम जैसे उम्र में थी, हमारे मम्मी पापा ने भी अच्छे इंस्टीट्यूट में डाला, फिर हम एक अच्छे डॉक्टर एसएमएस से मैंने किया है, वहां से एमबीबीएस किया, जोधपुर से पीजी किया, अब एक ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ अलवर में। अब सोचती हूँ कि यहाँ पे बहुत कुछ किया जाए, तो ये सब तभी संभव हो सकता है जब हम अच्छे हाथों में जाएं। तो बस मैट्रिक्स अब यहाँ के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देगा, बस यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद। करना चाहूंगा, सामान्यतः हम लोग इस कार्यक्रम के लिए इसलिए आए थे कि आज मैट्रिक्स ओलंपियाड का यहाँ पर कार्यक्रम है और हम बच्चों को सम्मानित करेंगे, लेकिन ऐसे कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके मुंह पर विराजती है, और मैम ने कहा कि मैट्रिक संस्थान यहाँ खुलने जा रहा है, तो हम तो उसको शुभकामनाएं मानेंगे। मैम, सरस्वती आपके विराजे और हम इतने बड़े बड़े के अलवर में आकर के भी सेवाएं दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे पधारे हुए अभिभावक और विद्यार्थियों को अपने आशीर्वाद फलस्वरूप हमारे बीच में उप जिला प्रमुख ललिता मीणा मैम मौजूद हैं, वो भी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहना चाह रही हैं, इच्छा जताई है इन्होंने। मैं चाहता हूं कि इनका भी आशीर्वाद आपको मिले। जोरदार तालियों से स्वागत ललिता मीणा मैम का। आज अलवर जिले में मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, डॉक्टर साहब ने, सोनू जी ने, राजेंद्र बुढ़ानिया साहब को मेरे लिए जानकारी दी। मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि आप सभी से सीकर जिले में आप रहे थे। मैं सीकर जिले वे साहब उस टाइम पे JN की फर्स्ट पोस्टिंग खाचेरास में रही थी, तो मैं आपके उस जगह जाकर आई हूँ, रही हूँ 5 साल। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से फिर से मिलने का मुझे मौका मिला है। और आज मैं अलवर जिले की उप जिला प्रमुख हूँ। आप सबको लग रहा होगा एक सिंपल और सादा लहंगे लुगड़ी की ड्रेस में, तो ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे ही अनपढ़ होंगी, कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। मैं भी आपकी तरह 96 में पास आउट महारानी कॉलेज जयपुर से हूँ। मैंने MA BEd करा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप भी इसी तरह, कोई जरूरी नहीं है पहनने ओढ़ने से और वो करने से ही बहुत बड़ा बनता है। मैंने ये जो ड्रेस पहनी है सिर्फ सरपंच बनने के बाद, क्योंकि गांव के परिवेश में गांव के लोगों को सिर्फ इसी ड्रेस में मैं लोगों को लुभा सकती थी, और उनके बीच उनकी जैसी ड्रेस पहन करके, और मैं उनके बीच में रही हूं, रह करके काम किया है। मैंने बहुत ही मतलब एक सरपंच पद पे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन मैंने सरपंच को सरपंच के पद पे रह करके मैंने कि सिर्फ ग्राम पंचायत से नहीं पूरी तहसील में अपने नाम, अपने गांव, हर जगह मैंने हर चीज में भाग लिया। और जब मैं महारानी कॉलेज से पास आउट हुई, मैं पढ़ी, मेरे बच्चे हुए, मैंने सोचा मैं भी जब महारानी कॉलेज से पास आउट हूं तो मेरे बच्चे भी कहीं आगे जाएं। और मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी स्कूलों में पढ़ाया, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, और मेरा बेटा 2021 में ऑल इंडिया टॉपर क्लैट में रहा था, और आज मेरे बच्चों को सबसे ऑल इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज बेंगलोर में एडमिशन मिला। बेटी मेरी LSR दिल्ली से पास आउट इसी साल हुई है, और मैं उसे UPSC की तैयारी कर रही हूँ। भगवान से दुआ करती हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से कि उसे भी आप लोगों के बीच में आने का कभी अवसर मिले। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे जो प्रतिभावान छात्र हैं कि आप लोग भी कुछ ऐसा नाम करें अपने घर का, अपने स्कूल का, अपने जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं राजेंद्र बुढ़ानिया सर का, जो फिर से जैसे सोनू डॉक्टर साहब आए उसी तरह से आप फिर इनके बीच में आए, फिर इनसे मिलने का आपको अवसर मिले। तो आप लोगों में वैसी क्वालिटी है, क्या नहीं कर सकते। मैं माता पिता से गुजारिश करती हूँ कि सबसे पहले संस्कार माँ बाप के होते हैं, माँ बाप के बाद में स्कूल से शिक्षा मिलती है, लेकिन मैं चाहती हूँ माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जब तक आप अच्छे संस्कार नहीं दोगे, हमारे बच्चे
आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले संस्कार है। आज इस इंस्टीट्यूट को चला रहे तो सबसे पहले इसकी नींव भरी है। यदि इसकी नींव को आपने कमजोर छोड़ दी तो ये इंस्टीट्यूट इतना नहीं चल पाएगा जितना हम चला सकेंगे। तो हमारे बच्चों की नींव को सबसे पहले मजबूत माँ बाप करते हैं, अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज, इस सबसे मिलकर के हमारे बच्चे सीखते हैं, आगे बढ़ने की और एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप सबसे पहले शिक्षा आपकी है, उसके बाद में हमारे स्कूल है, स्कूल के जो टीचर्स हैं वो हैं, तो सच्चे संस्कार दो। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम ये नहीं देखते बच्चा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मोबाइल है, आजकल सोशल मीडिया है, बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। तो हमको ये लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी चीजें हमारे बच्चों पे कम से कम बढ़ती उम्र के साथ में इन सारी चीजों का एक बार ध्यान देना जरूरी है। तो ये आप सभी लोगों को बहुत जरूरी है कि आज संस्कार की कमी से ही आप ही सब लोग हैं जिनमें से हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, हमारा देश का नाम करते हैं और कुछ हमारे को शर्मसार भी कर देते हैं। हमें माँ और बहन और बेटियों में हर चीज के प्रति हमारे बच्चों को जागरूक करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना है, संस्कार के क्षेत्र में भी जागरूक करना है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भी जागरूक करना है। आज हमारे देश में किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं। तो वो सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमें माँ बहन और बेटियों में अंतर ही नहीं बता पाते। जगह जगह किस तरह की घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं से आप वाकिफ आए दिन पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया में है, हर जगह ऐसी खबर क्यों आती है? क्या आप और हमारे बीच से तो पैदा होते हैं वो सब। तो मेरे को ये कहना है कि आप संस्कार भी दो, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दो, सबकी इज्जत करना सीखे। आज बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आज हमारे बच्चे इज्जत नहीं करते। पहले एक बार कोई बुजुर्ग बोल देता था तो पूरे परिवार में उस बात को मानते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे इसके संस्कारहीन हो गए हैं कि बुजुर्ग की बातों को सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम उनको सिखाते नहीं है, उनको संस्कार नहीं डाल रहे। तो ये संस्कार आप लोग डालना और अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देना। मैं आप सभी प्रतिभावान छात्रों से ये निवेदन करती हूँ कि आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, बहुत आगे बढ़ना, बहुत बड़े बनना, अपने देश का नाम करना, हर चाहे आईपीएस बनो, आईएएस बनो या किसी शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह आप आगे बढ़ो, लेकिन अपने माँ बाप के दिए संस्कारों को कभी मत भूलना। आप सबकी इज्जत करना, क्योंकि इज्जत जितना करोगे, जितना आप झुकोगे, जितने चरणों को छुओगे, आपको कहीं न कहीं दो शब्द आशीर्वाद के मिलेंगे। बहुत से लोग बड़े बनने के बाद में झुकते नहीं है, चरण स्पर्श नहीं करते, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं है जब भी आप किसी के चरण स्पर्श करोगे, जितना आप झुकोगे उतनी ही आसमान की नई बुलंदियों को छुओगे। आपके हर किसी के मुंह से अच्छा शब्द निकलेगा, चाहे वो खुश रहो ही बोलो, लेकिन ये संस्कार अपने दिए हुए माँ बाप के कभी मत भूलना। और माँ बाप से भी मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना। बिना संस्कार के एक उजड़ी हुई खेती की तरह है, इसलिए इस बंजर भूमि के अंदर आपको पौधारोपण करना है तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है। मैं आए हुए सभी सीकर जिले से, सीकर से आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ कि आप आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका इंस्टीट्यूट, आप अच्छे अच्छे प्रतिभावान छात्रों को फिर से यहाँ से सम्मानित करें और आपका यहाँ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन जाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इनको देख करके जो जितने बच्चे बैठे हैं वो सब इस बात को ध्यान कर लें। जब ये पहनावे पर आप चले गए होंगे और आपने देखा होगा भाई जिस तरह से आई है तो लगा कि कोई गांव की कम पढ़ी लिखी महिला होगी, लेकिन जिस कॉलेज से पास आउट है उसमें एडमिशन का सपना देखती है लड़कियां, महारानी कॉलेज जयपुर में। और मैम, पहनावा बिल्कुल भी नहीं है, इस पहनावे में जो राजस्थान की संस्कृति बसती है, उसका जो संस्कार बसता है। हमारे एक बहुत बड़े कवि उन्होंने कहा है कि कम कपड़े पहनना यदि फैशन है तो हम अभागे हैं, क्योंकि पशु हमसे बहुत आगे हैं। कम कपड़े पहनना फैशन नहीं होता है, अपनी पूरी संस्कार। और मैंने दूसरी बात बोली कि संस्कार महत्वपूर्ण कैसे है। हमारा वेद एक बात कहता है कि जन्म न जायते शूद्र है, संस्कारा द्विज उच्चते। हम जन्म से सभी शूद्र हैं, जन्म से लेने वाला हर व्यक्ति एक समान प्रकार के जीवन को लेकर के आता है।
लेकिन संस्कार उसको अच्छा बनाता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऑपरेशन करने के पहले जितने भी आपके औजार होते हैं उनको आप स्टरलाइज करते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं ताकि उनकी जीवाणु जल जाए। वैसे ही हमारे भी मन पर, आत्मा पर जन्म जन्मांतर के कई सब चीजें चिपक करके आती हैं। संस्कार वो खरल है जिसमें उनको गला करके आप अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं। इसलिए मैम का जो उद्बोधन था वो बड़ा सारगर्भित था और मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं और ये देखें कि आपके लिए आपका प्रतिमान, आपका आइडल, आपके आदर्श कौन हो सकते हैं। एक श्रेष्ठ शिक्षा पाने वाले, संस्कार से भरे पूरे समाज को देने वाले लोग या केवल पर्दे पर नाचने गाने वाले लोग, ये आपको तय करना है। मैम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। हमारे बीच में हमारा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स निखिल सन ऑफ राधे श्याम जी और राजेंद्र डोडक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आए। निखिल और उसके पेरेंट्स भी उपस्थित है। पेरेंट्स NIT राउरकेला में भी अध्ययनरत है। निखिल सन ऑफ श्रीमान राधे श्याम जी, निखिल के मम्मी और पिताजी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत निखिल के पेरेंट्स का। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं निखिल और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू सर, आप कृपया आसन ग्रहण करें। डायरेक्टर सर को आपने सुना, विष्णु सर को सुना, डॉक्टर साहिबा को सुना और ललिता मीणा जी को, मैम को अपन ने सुना। सबने एक चीज तो बहुत कॉमन कही है कि इस कंपटीशन के दौर में आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है और शुरुआत निमित्त मात्र से होती है। मैट्रिक्स ओलंपियाड के प्रतिभा सम्मान समारोह में हम एकत्रित हुए हैं। आप सबको भी बेसब्री से इंतजार है। हमारे अलवर जिले की जो प्रतिभाएं हैं उनको बड़ा इंतजार है कि अभी हमारा जिसके लिए मंच, हमारे लिए मंच सजा है, उस मंच पे हमें जाने का अवसर कब मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो क्षण थोड़ा ही दूर है, थोड़ा सा व्यक्त हो रहा है। अब हम उस प्रतिभा सम्मान समारोह स्टार्ट करेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको इसके बारे में बता देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये प्राइज आपके पास जब हमने टेलीफोन किया था, इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर SMS के द्वारा, कॉल के द्वारा दी गई थी कि ये प्राइज 3 कैटेगरी में है। एक वो स्टूडेंट है जिनको कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट के विनर है, एक वो स्टूडेंट है जो केवल अवार्ड किट के कैटेगरी के विनर है, और तीसरी कैटेगरी है जो मोमेंटो प्लस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के विनर हैं। शुरुआत हम करेंगे कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट से। शुरुआत में सबसे बड़ा अमाउंट, जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अमाउंट की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे बड़ा प्राइज, कैश प्राइज जिस बच्चे का है उनको क्लास वाइज और अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम बुलाएंगे। आपके सामने सर बैठे हैं, आप वहां से आएंगे तो बीच में आपको गैलरी दी हुई है, वहां से उठ के आप सामने आके अपना एक ओरिजिनल ID दिखाइएगा और उसके बाद में आपको मंच पे आना है। हम सम्मानित करेंगे। मंच पे सम्मानित होने के बाद में आप यहां से जो बाहर एग्जिट का रास्ता है ये बाहर है। यहां पे जो आपको चेक मिलेगा वो चेक डमी चेक मिलेगा। बाहर जाके आप अपनी ID दिखाइए। जो ओरिजिनल चेक आपको है वो आपका ओरिजिनल चेक आपको बाहर मिलेगा, बाहर काउंटर लगा हुआ है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट भी यहां पे डमी मिलेगा, वो ब्लैंक होगा। हमने उस पर नाम इसलिए नहीं लिखा कि आपको आपका नाम मान लो कुछ कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। हम नहीं चाहते कि इतना बहुमूल्य सर्टिफिकेट जो आपको कैरियर दिशा अब तय करेगा, आप वहां जो मैट्रिक्स में जाके वो प्रेजेंट करें और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई आपको वहां पे कोई असुविधा ना हो, इसलिए हमने उसको खाली रखा है। बाहर हमारा स्टाफ, हमारे साथी बैठे, आप उनको प्रॉपर अपना स्पेलिंग बताइए, वो आपका नाम सही तरीके से लिख देंगे। फोटोग्राफी अगर आपके साथ में कोई आए हैं तो आप भी चाहें तो फोटोग्राफी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज इस प्रोग्राम की पूरी फोटो आप हमारे मैट्रिक्स ओलंपियाड की वेबसाइट, मैट्रिक्स के फेसबुक पेज और मैट्रिक्स की वेबसाइट जो है उस वेबसाइट पे जो आपको लिंक अवेलेबल होगा उस लिंक से आप अपनी फोटो, जितनी सारी फोटो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको जो जो अच्छी लगती है वो फोटो आप सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट वाले विद्यार्थियों को, और सबसे बड़ा
इनाम जो अलवर जिले के विद्यार्थी ने जीता है वो 2100 रुपए प्लस कैश प्राइज है। तालियों से आपकी शुरुआत हो। और इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्राइज देने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, सह सम्मान बुलाना चाहूंगा राजेंद्र बोडक सर, विष्णु सर, ललिता मीणा मैम और डॉक्टर सोनू गुप्ता सर। कृपया मंच पे आए। डॉक्टर सोनू गुप्ता, ललिता मीणा मैम कृपया मंच पे आए। हम चाहते हैं कि आप बच्चों को प्राइज दें अपने हाथों से और मोटिवेट करें। सबसे पहले 2100 रुपए कैश प्राइज। ये क्लास 8 का बच्चा है, इसको 2100 रुपए कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट है। नाम है केशव सन ऑफ मिस्टर सत्यपाल सिंह। और केशव, उसके बाद में केशव अवेलेबल है क्या? केशव सन ऑफ मिस्टर सत्यपाल सिंह। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैट्रिक्स परिवार की तरफ से बेटा आपको। ₹1100 कैश प्राइज में क्लास 5 के हिमांशु सन ऑफ मिस्टर सत्यपाल सिंह, प्रिंस सन ऑफ भीम सिंह, ये भी क्लास 5 के हैं। भव्य शर्मा क्लास 6, मुकुल कुमार क्लास 6, जय कुमार क्लास 7, प्रत्युष क्लास 7, कार्तिक क्लास 8, गीतांक यादव क्लास 9, ओनिश यादव क्लास 9, रोहित यादव क्लास 9, जागृत यादव क्लास 10th, प्रियांश सिंह क्लास 10th, आदित्य क्लास 11th, अनंत कुमार क्लास 11th, चिराग अग्रवाल क्लास 11th, निशा राठौड़ क्लास 11th। बहुत बहुत बधाई हो। एक बच्चा बड़ा भाई 2100 में, छोटा भाई 1100 में। तालियों में बिल्कुल कंजूसी ना करें बिल्कुल प्लीज। ₹1100 कैश प्राइज। आप प्रोग्राम की सारी फोटोग्राफ्स आप मैट्रिक्स के फेसबुक पेज, मैट्रिक्स ओलंपियाड के पेज से, वेबसाइट से और मैट्रिक्स की वेबसाइट से आप लिंक आपको अवेलेबल होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5th क्लास से लेके 12th तक के स्टूडेंट जो ₹1100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट में हैं, उनका नाम हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कृपया एक एक करके आप मंच पे आए। ₹1100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट की कैटेगरी चल रही है, जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं। बाहर काउंटर लगा हुआ है, वहां पे आप चेक, ओरिजिनल आपका जो चेक है वो ले सकते हैं। इस चेक से बैंक वाले पैसे नहीं देंगे। क्लास 5 से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स जो ₹1100 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट की कैटेगरी में है, उनको सम्मानित कर रहे हैं हम। यहीं से आप जाएं सर। तालियां आपके कम ना पड़े। ₹1100 के बाद में वो स्टूडेंट जो ₹500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड की कैटेगरी में है, ₹500 कैश प्राइज इन स्टूडेंट्स को क्लास वाइज 5th से लेके 5th क्लास से स्टार्ट करके अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम बुलाएंगे।
₹500 कैश प्राइज क्लास वाइज। क्लास 5th अभिमन्यु, कनिका, पक्ष मेहरा, चिराग यादव। चिराग यादव क्लास 6 के हैं। मधुर क्लास 6, निहांश मनोचा क्लास 6, नीरवी शर्मा क्लास 6, अवनीश यादव क्लास 7th, दिव्यांशी यादव क्लास 7th, हार्दिक क्लास 7th, सौम्य श्रीवास्तव क्लास 7th, कुलदीप क्लास 8th, पार्थ गुप्ता क्लास 8th, साहिल कुमार क्लास 8th। सूरज निकला, एक नया नया सा सवेरा, मन के दर्पण में स्वच्छ दिखे मेरे नए से। धड़क धड़क कर हर दिल बोले। क्लास 5th 500 की कैटेगरी में नेम अनाउंस कर चुके हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अभिमन्यु, कनिका, पक्ष। क्लास 6 में चिराग, मधुर, नयनाश, नीरवी। क्लास 7th अवनीश यादव, दिव्यांशी यादव, हार्दिक, सौम्य श्रीवास्तव। क्लास 8 कुलदीप, पार्थ गुप्ता, साहिल कुमार। ये क्लास 8 के हैं, कुलदीप, पार्थ गुप्ता, साहिल कुमार क्लास 8 के। क्लास 8 से ही है तिक्षा। ये जो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ₹500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट। क्लास 9th ईशान गुप्ता, नीतीश खंडेलवाल, तनिष यादव। क्लास 10th हर्षित, केशव, ऋषभ सैनी। क्लास 11th चित्रेश शर्मा, हिमांशु गुप्ता, लवप्रीत सिंह, लक्की, निशा चौधरी, पंकज यादव, सानिया। क्लास 12th ये वो स्टूडेंट जो ₹500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट में है। क्लास 12th ₹500 कैश प्राइज की कैटेगरी में है। क्लास 12th से देवांश, खुशी, कुलदीप, पीयूष, यतिन शर्मा। तालियां नहीं बजाने के लिए मैंने तो नहीं कहा था आपको। प्राइज लेके आप बाईं तरफ से जाएं, एग्जिट का रास्ता यहां से है। ₹500 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के जो विनर स्टूडेंट्स हैं, 5th से लेकर 12th तक सारे स्टूडेंट्स का नेम हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नाम नहीं सुना या वो उस टाइम में यहां पे नहीं थे, तो आप रिसेप्शन रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आके अपना नेम वेरीफाई करवाएं और मंच पे आए। डॉक्टर सोनू गुप्ता और ललिता मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए और आपके लिए।
₹500 कैश प्राइज के बाद में नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो 250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट। 250 कैश प्राइज में भी हम क्लास वाइज, क्लास 5 से लेके अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको बुलाएंगे। यहां पे आपको डमी चेक दिया जा रहा है, ओरिजिनल चेक आप बाहर काउंटर पे जाके अपनी आईडी दिखा के वहां से लें। सर्टिफिकेट पे भी नाम आप बाहर से जो काउंटर लगा हुआ है वहीं से लिखवाएं। ₹250 कैश प्राइज क्लास 5 से आर्यन मीणा, खुशी गुप्ता, लवली, माही गुप्ता, नविका शर्मा, ये क्लास 5 से हैं। क्लास 6 चक्षु ग्रोवर, ध्रुव, लवांश, तन्नू पांडे, चेष्टा, ये क्लास 7 से हैं। दीपल, इनिका शर्मा, कनिष्क भारद्वाज, क्लास 8 से अवनी यादव, धैर्य गुप्ता, गगन इंदु सारण, श्रेया गुप्ता, ये क्लास 8 से हैं। क्लास 9 से हर्ष बालोट, हर्ष पांडे, ज्योतिरादित्य गुप्ता, ज्योतिरादित्य गुप्ता, सनोप श्रीमान रूपेश कुमार गुप्ता, इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी है। प्रिंस सतीजा, ये क्लास 9 से। क्लास 10 चिराग मित्तल, मुस्कान, प्रवेश कुमार, सहयोग यादव, सम्यक कुमार जैन। क्लास 11 से अंश शर्मा, क्लास 11 अंश शर्मा, दामिनी शर्मा, गुलशन कुहार, कार्तिकेय मित्तल, खुशाल सिंह हाड़ा, किंजल शर्मा, वैभव, विपिन शर्मा, ये क्लास 11 से हैं। क्लास 12 जिस क्लास का जिस बच्चे का नेम अनाउंसमेंट हो वही वेरिफिकेशन काउंटर पे आए। क्लास 12 अर्पित गोयल, आरुषि माथुर, हितेश कुमार, कनिष्क अटक, मोहित, निशा वर्मा, पंकज सैनी, पुष्पेंद्र सिंह, शशांक शर्मा, शिवांश पांडे, सोनम कुमारी। क्लास 5 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स जो ₹250 कैश प्राइज प्लस अवार्ड की कैटेगरी में है, तो सारे स्टूडेंट्स के नेम हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। आप प्लीज क्लास वाइज अल्फाबेटिक रिसेप्शन, आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आप आए, अपना आईडी दिखाएं, वेरीफाई करवा के और इस मंच पे आए। चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान में, तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। नल खुले कहीं, हम जैसे देखे ये जहां। भाई आप नहीं बजाओगे तो फिर आपके लिए कौन बजाएगा? चलो 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 नए ख्वाब बुनले। सभी बच्चों और अभिभावकों से मेरी गुजारिश है कि आप प्रोग्राम के फोटोग्राफ की बिल्कुल चिंता ना करें। आप मैट्रिक्स के फेसबुक पेज पे लिंक मिलेगा आपको, वहां से सारे फोटोग्राफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी आपको चाहिए उतनी सेव कर लीजिएगा। और आपका जो व्हाट्सएप नंबर जो आपने करवाया उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आपके पास लिंक व्हाट्सएप आएगा, तो बिल्कुल भी आप फोटोग्राफी की चिंता ना करें। हम समझ सकते हैं कि आपके लिए पल बड़े बहुमूल्य हैं, इसलिए हमने इसकी व्यवस्था पहले से की हुई है।
आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे हम लिंक भेजेंगे, उस लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को भी आप उस वापस देखना चाहें तो उस लिंक से आप प्रोग्राम भी देख सकते हैं। ऐसे भी 250 रुपीज कैश प्राइज प्लस अवार्ड किट कैटेगरी के विनर स्टूडेंट्स को हम सम्मानित कर रहे हैं। क्लास 5 से लेकर 12 तक के सारे स्टूडेंट्स का नाम अनाउंसमेंट हो चुका है। कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स आए हैं, अगर वो मान लो अपना नाम नहीं सुन पाए तो अपना वो आप आए, अपनी आईडी दिखा के रजिस्ट्रेशन काउंटर पे और मंच पे आए। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप इतनी दूर से आए हैं और आप बिना प्राइज लिए अपने घर जाएं। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। ये सोते भी है, टेंशन ना दे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। ओरिजिनल चेक के लिए बाहर काउंटर लगा हुआ है, आप वहां पे अपनी आईडी दिखा के ओरिजिनल चेक लेना ना भूलें और अपने सर्टिफिकेट पे नाम लिखवाना ना भूलें। 98% तो लाए ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो। उप जिला प्रमुख ललिता मैम और डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां आपकी बजती रहे। बेशकीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए और आपके बच्चों के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और ललिता मैम, आप प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर से मेरी डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट है और विष्णु सर से रिक्वेस्ट है कि आप मंच पे आए। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी अवार्ड किट की है। वो स्टूडेंट जो अवार्ड किट प्लस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सर्टिफिकेट के विनर है। क्लास 5 से अल्फाबेटिक ऑर्डर में बुलाना चाहूंगा। क्लास 5 देवांशु, हिमांशु, प्रतिभा, साहिल, याशिका गुप्ता। क्लास 6 दक्ष सैनी, जिया बगड़ी, कार्तिक लांबा, पीयूष शर्मा, वेदिका यादव, ये क्लास 6 के थे। क्लास 7 अमन खान, देवराज मौर्य। विष्णु सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमसे जुड़े। देवराज मौर्य, लतिका कनवाल, रिया ओला, तनीषा आहूजा, तनीषा सिंह, वंश गुप्ता, ये क्लास 7 के थे। क्लास 8 आयुष शर्मा, हरप्रीत सिंह, पीयूष, प्रथम गर्ग, रियोन सिंह, सोमवीर, तनुज, ये क्लास 8 के थे। क्लास 9 अंकुश चौधरी, अंशुल खंडेलवाल, खुशबू यादव, रौनक लांबा, क्लास 9। क्लास 10 आयुष जांगीड़, आयुष पचोली, हरीश गुर्जर, प्रज्ञा प्रवर शुक्ला, ऋषि यादव। क्लास वाइज जैसे से हम अनाउंसमेंट करें, क्लास वाइज अल्फाबेटिक नेम वाइज ही आप आए प्लीज। आप अपना सर्टिफिकेट पे नाम जो है वो बाहर काउंटर पे लिखवा लें। इस प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया था, व्हाट्सएप नंबर पे आपके पास लिंक आ जाएगा। उस लिंक से आप सारे फोटोग्राफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेम बाहर लिखवा ले काउंटर पे। सर्टिफिकेट पे नाम आप बाहर काउंटर लगा है वहां पे लिखवा ले। हमने नाम ताकि आपके कोई भी नाम
कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, गलत नाम ना लिख जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया उसमें स्पेलिंग में एरर की हुई है। क्लास 11th अमित अंकित कुमार सैनी, विनीत सिंह, गणेश सैनी, माधव खंडेलवाल, मोहित, मोनिका मीणा, पंकज कुमार, सौम्या, स्नेहा शर्मा, ये क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अवार्ड के प्लस सर्टिफिकेट के विनिंग कैटेगरी में। तालियां आपकी बजती रहे। 11th के बाद में क्लास 12th दर्शिल कुमार, दयाराम सैनी, खेमचंद सैनी, कुमकुम, मुकुल, पिंकू बिमरोट, सामनी बैरवा, सम्मी बैरवा, संजय कुमार, विशाल गुप्ता। क्लास 5th से लेके 12th तक स्टूडेंट्स जो अवार्ड की कैटेगरी में थे, सबका नेम हम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपना नाम नहीं सुन पाया तो वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके अपना नेम वेरीफाई करवाएं। अवार्ड के बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी होगी वो स्टूडेंट जो मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी में है। इस प्रोग्राम के सारे फोटोग्राफ्स का लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पे आएगा, उस लिंक से आप सारे फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट पे नाम आप बाहर जाके, बाहर काउंटर बना हुआ है वहां पे लिखवाएं। किसी की चाबी गिर गई है, ये होंडा बाइक है शायद, किसी की बाइक की चाबी गिर गई है, होंडा मोटरसाइकिल की चाबी है शायद, ये कृपया मंच से ले लें। अवार्ड की कैटेगरी के बाद में जो नेक्स्ट जो प्राइज की कैटेगरी है वो मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट। अभिभावकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पल याद कीजिए जब आपको 15 अगस्त 26 जनवरी पहली बार पेंसिल या नोटबुक गिफ्ट में मिली होगी। उस टाइम में आपकी जो खुशी थी वही खुशी का एहसास आप यहां पे कीजिए, और आपका प्रोत्साहन जरूरी है बच्चों के लिए, और फिलहाल आपकी तालियां ही इनको प्रोत्साहित कर सकती है, बोलने के बावजूद भी नहीं बजाइए। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी क्लास 5th से अल्फाबेटिक अंश कुमार, छविकांत, चिराग सैनी, सुधा, तन्नु स्वामी, विराट कांवट, यशपाल। एक स्टूडेंट को पहले रह गए थे, मिस कर गए थे, 500 की कैटेगरी में आप हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की क्लास 5th के नेम अनाउंसमेंट कर चुके। क्लास 6 दक्ष कुमार, दीपांशु, कार्तिक सैनी, मानसी यादव, मोक्षिता, नरेंद्र गुर्जर। इन्होंने नाम थोड़ा गलत लिखा है, इनके पिताजी का नाम राजेंद्र गुर्जर है। नवल वर्मा, पायल मीणा, विनीत सिंह, ये क्लास 6 के हैं। क्लास 7 के केशव कुमार, ये वो स्टूडेंट है जो मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी में है। क्लास 7 केशव कुमार, केशव तिवारी, कुशन शर्मा, लोकेश यादव, निशांत, तनवीर यादव,
ये क्लास 7 के थे। क्लास 8 आकांक्षा चौधरी, अंकित, अंकिता चौहान, भानु, दीपक कुमार। एक इन्होंने नाम अपना गलत लिखा है, इनके पिताजी का नाम रामचरण है, क्लास 8 में है। ध्रुव शर्मा, डिंपल यादव, हिमांशु, कार्तिकेय शर्मा, मोनी मीणा, नितिन नोला, राधिका। ये क्लास 8 मोमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी में क्लास 8 के स्टूडेंट्स। राहुल जाट, उज्जवल शर्मा, वेदिका अग्रवाल, यमन कुमार। क्लास 8 के बाद में क्लास 9th सभी प्रतिभाशाली प्रतिभावान विद्यार्थियों अभिभावकों को बहुत बहुत इसकी तरफ से मैट्रिक्स ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन आपने किया है और अपने जीवन के आने वाले सभी एग्जाम में आप इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, यही शुभकामनाएं मैट्रिक्स परिवार की आपके लिए है। क्लास 8 के बाद में क्लास 9 अहम कांवट। इन्होंने नाम गलत लिखा है, इनके पिताजी का नाम किशन पाल है, क्लास 9th में। देवेंद्र कुमार, गायत्री, कोमल, कृष्ण मीणा, निखिल, निशांत यादव, नितेश, परी चौहान, राहुल, ऋषि शर्मा, रितिका कुमारी। इन्होंने फिर अपना नाम गलत लिखा है, इनके पिताजी का नाम भवानी राम है, क्लास 9th में। सोनम यादव, स्वाति, विकास मीणा। क्लास 10th में अदिति चौधरी, आदित्य यादव, अंशुल यादव, अनुज कुमार मीणा, बबीता, भूमिका शर्मा, बिट्टू सैनी, दिशांत सैनी, गौरव, हैप्पी जांगेड़, हितेश यादव, ईशु दैया, कृष, मान सिंह। ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। अपनी क्लास के अकॉर्डिंग क्रम से आप आए, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद में मंच पे आप आके अपना प्राइज ग्रहण करें। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की कैटेगरी में क्लास 5th से लेके 10th तक के स्टूडेंट्स का नाम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 10th में कुछ नाम और: मुस्कान शर्मा, नचिता, नरेश सैनी, निखिल शर्मा, निमेश यादव, नितिन गुर्जर, प्रांजल तिवारी, प्रशांत सैनी, प्रवीण मीणा, प्रिया, सागर सिंह राजपूत, साहिल, संदीप कुमार, सुमित सिंह, तन्मय कुमार, तनु मीणा, तनु जांगेड़, उदय कीर्ति, उत्कर्ष चौहान, वैशाली शर्मा, विमलेश प्रजापत, यक्षिप शर्मा, युवराज। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 5th से लेके 10th तक के सारे स्टूडेंट्स का नेम अनाउंसमेंट कर चुके हैं। सारे विद्यार्थियों को, अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई। मैट्रिक्स ओलंपियाड के इस राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम में आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अलवर जिले को गौरवान्वित किया है और हमारा सौभाग्य है कि हम अलवर आपको
अपनों के बीच में सम्मानित कर पा रहे हैं। ये मंच सजाने का मौका आपने मैट्रिक्स परिवार को दिया। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट की जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 5th से लेके 10th तक के स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस कर चुके हैं। अगर आपने अपना नाम नहीं सुना है या आप उस वक्त यहाँ पे नहीं थे, तो आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके अपना नाम वेरीफाई करवा के और मंच पे आके अपना प्राइज ले। कैश प्राइज और अवार्ड की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे, वो भी अगर किसी कारणवश समय पे उपलब्ध नहीं थे या नाम अगर नहीं सुन पाए, तो वो भी आके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। कार्यक्रम में सब कुछ बढ़िया है, केवल आपकी तालियां ही कम है बस। कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, इसलिए अब आप मेरी गुजारिश है कि तालियों में कंजूसी ना करें। मेमेंटो प्लस सर्टिफिकेट के कैटेगरी के विनर स्टूडेंट्स को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। आपके सर्टिफिकेट पे नाम आप बाहर निकल के, बाहर काउंटर है, वहां पे जाके अपना नाम लिखवाएं। मंच की दाहिनी ओर से आपको चढ़ना है और बाईं ओर से आपको उतरना है। क्लास 10th के बाद में क्लास 11th आकाश शर्मा, अनिल यादव, अंकित कुमार, गोपाल जयमान, कपिल बालानी, लक्ष्मी सैनी, मोहित कुमार जाट, पुष्पेंद्र, स्नेहा, तनु, तेजराम मीणा, उत्तम कुमार, यश कुमार, ये क्लास 11th के थे। इसके बाद में क्लास 12th में देवेंद्र जोहारवल, गजेंद्र सिंह, हिमांशु यादव, जतिन मोरदिया, राजेश कुमार मीणा, रमन कुमार, विजय कुमार, योगेश कुमार और युवराज सिंह।
आरबीएस ने बोला ठीक है, बोला आरबीएस ने बोला ज्यादा परेशानी करेगा मालूम नहीं खड़ा रखेंगे ज्यादा। नहीं आप यहाँ अनाउंस करो। क्या नाम है उस बच्चे का? हमारे बीच में हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स अभी एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। आप तेजवीर सन ऑफ श्रीमान रवि सिंह जी कृपया मंच पे आए। तेजवीर अमन खान सन ऑफ सिमर्थ खान जी, आप एनआईटी नागपुर में भी पढ़ाई कर रहे हैं। कृपया आप मंच पे आए। अमन खान सन ऑफ सिमर्थ खान। बहुत बहुत बधाई हो सर। मैट्रिक्स परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। अंकित सन ऑफ कैलाश चंद जी मीणा, एनआईटी अगरतला में आप पढ़ रहे हैं। अंकित सन ऑफ कैलाश चंद मीणा।